डिस्काउंटेड है, इसके मार्क्स नहीं आए थे जिसमें ये आया था, लेकिन इसको सॉल्व इस तरीके से हम करेंगे कि ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर लेडेनबर्ग ने पहले बताया था ना, वो इस तरह का बताया बेटा। दो ट्राइंगल आपको नजर आ रही है और दो ट्राइंगल्स के दरमियान आपको रेक्टेंगल्स भी नजर आ रहे हैं। 3 रेक्टेंगल्स अगर आप देखेंगे, देखें ये एक रेक्टेंगल, ये दूसरा और ये तीसरा। अब वो ये कह रहा है कि आप इस तरह करें कि 2 हाइड्रोजन्स को रिमूव करके 2 क्लोरीन लगा दें और बताएं कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो अब्दुल्ला यासीन, सिस ट्रांस तो निकल गए या इससे या नहीं निकले? वो स्टीरियो की बात ही नहीं कर रहा, वो स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछ रहा है। जी सर मैं वैसे पूछ रहा था, अगर सिस ट्रांस होते हैं तो बनेंगे ना, बन सकते हैं। एक क्लोरीन को आप ऊपर करें, एक क्लोरीन को, और अगर दोनों क्लोरीन ऊपर लगा दिए तो दैट इज सिस। एक क्लोरीन ऊपर एक नीचे तो दैट इज ट्रांस। बिल्कुल बनेगा। यहाँ पे वो इशू नहीं है कि रोटेट नहीं हो सकते? आपको मैंने बताया था कि डबल जो आपके ओपन चेन कंपाउंड होते हैं ना, ओपन चेन कंपाउंड, उसके अंदर ये कंडीशन होती है कि सिस ट्रांस के लिए डबल बॉन्ड होना मस्ट है, ठीक है। लेकिन जो रिंग वाले कंपाउंड होते हैं उनमें रोटेशन वैसे नहीं हो सकती ना। देखो इसमें कैसे रोटेशन होगी, ये तो रिंग बना हुआ है। ये कार्बन क्या रोटेट करेगा आपके ख्याल में, बताओ? नहीं सर, मैं ये पूछ रहा था, अगर रोटेट नहीं करेगा तो सिस ट्रांस तब भी बन सकता है? तो बेटा जब आप रिएक्शन करोगे तो उसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि दोनों क्लोरीन सेम साइड पर आकर लग जाएं, या दोनों क्लोरीन। आप क्या समझते हो कि सिस और ट्रांस, हमेशा ट्रांस को आप सिस से बनाओगे और सिस को ट्रांस से बनाओगे? नहीं। जब आप कोई केमिकल रिएक्शन करते हो और क्लोरीन्स को ऐड करते हो तो उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि मे बी दोनों क्लोरीन पाई बॉन्ड ब्रेक करके सेम साइड पर लग जाए, या एक क्लोरीन ऊपर लग जाए और एक नीचे लग जाए। ये तो पॉसिबिलिटी है। सिस भी बन सकता है, ट्रांस भी बन सकता है। ठीक है सर। जिस तरह आप ये कर रहे हो ना बेटा रिएक्शन, देखो आपके पास यहां पर ये ट्रिपल बॉन्ड है, सपोज देखिए यहां पर ट्रिपल बॉन्ड, और आप इसमें क्लोरीन ऐड करते हैं जी। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये दोनों क्लोरीन्स इन दोनों कार्बन के ऊपर आकर अटैच हो जाए। और ये पॉसिबिलिटी भी तो है ना कि एक क्लोरीन नीचे आकर अटैच हो और एक क्लोरीन ऊपर आकर अटैच हो। तो सिस ट्रांस तो इस तरीके से बनेगा, ऐसे। ठीक है, तो बेटा अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। अब इस क्वेश्चन पे आ जाएं कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर वुड दिस कंपाउंड है। तो नीचे सॉल्यूशन है, आप जरा उसको रीड कर लें, देखें आप लोगों को कितना ये समझ आ रहा है। वो ये कह रहा है कि दिस क्वेश्चन रिक्वायर्ड विजुअलाइजेशन। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। हाँ, द लेडेनबर्ग स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 2 ट्राइंगल फेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर फेसेस। बेटा आपको 2 ट्राइंगल और 3 रेक्टेंगल्स, 2 ट्राइंगल और 3 रेक्टेंगल्स आपके इसमें नजर आ रही है। तो पहला आइसोमर बेटा ऐसे बनेगा कि दोनों क्लोरीन एटम को आप ट्राइंगल के एडजेसेंट कार्बन्स पर लगा दें, ऐसे करके। ये पहला आइसोमर बन गया, राइट, कि दोनों क्लोरीन्स को ट्राइंगल के एडजेसेंट कार्बन पर लगा दिया आपने। दूसरा आइसोमर बेटा वो कह रहा है इस तरीके से बन सकता है कि आप अब इन दोनों क्लोरीन्स को रेक्टेंगल के एडजेसेंट कार्बन्स पर लगाएं, ट्राइंगल के नहीं, जो रेक्टेंगल्स के एडजेसेंट कार्बन है। तो ये आपका बन गया यहां पर दूसरा आइसोमर। और बेटा वो कह रहा है कि तीसरा आइसोमर कैसे बनेगा कि आप रेक्टेंगल में जो रेक्टेंगुलर फेसेस हैं उसके अंदर दोनों क्लोरीन्स को डायगोनली अरेंज कर दें। ठीक है, डायगोनली का मतलब है कि एक आपने अगर ऐसे लगाया हुआ है तो एक ऐसे लगा दिया। तो बेटा मैंने आपको पहले भी बताया, इस क्वेश्चन को आपने अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर दें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जनरली आते नहीं है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप स्किप कर सकते हैं अगर करना चाहें। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? 3 कि पहला आइसोमर कैसे बनेगा कि दोनों क्लोरीन्स, पहले तो आपने इसको विजुअलाइज करना है इस मॉलिक्यूल को, कि इसमें 2 ट्राइंगल हैं, 3 रेक्टेंगल हैं। पहला उसने केस बताया कि दोनों क्लोरीन्स ट्राइंगल के दोनों एडजेसेंट कार्बन पर लग जाएं, दिस इज फर्स्ट आइसोमर। सेकंड उसने बताया है बेटा कि दोनों क्लोरीन्स रेक्टेंगल के एडजेसेंट कार्बन पे आ जाएं। और तीसरा बेटा उसने जो आइसोमर इसका ड्रॉ करके दिखाया है दैट इज द डायगोनली, कि एक क्लोरीन रेक्टेंगल के इधर और एक क्लोरीन रेक्टेंगल के इधर। अच्छा बेटा, एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर पिछली स्लाइड दिखा सकते हैं, एक सवाल बेटा मैं सर ये अच्छा बेटा एक बार फिर समझा देंगे?
इस सर question ये पे- केस मुमकिन है कि नीचे वाले दूसरे डायगोनल कॉर्नर पे लग जाए क्लोरीन का एटम। एक मिनट, इस तरह कह रहे हो बेटा कि ये क्लोरीन इधर और ये इधर, जी सर, ये ऐसे। तो वो सेम बनेगा ना बेटा, कि आपने दोनों डायगोनल्स पे लगाए हैं। जाहिर बात है इस तरह के कंपाउंड को हम नाम तो नहीं यहाँ पे दे सकते ना बेटा। इस तरह के ये तो कंपाउंड आपको पता है बेंजीन का है भी नहीं, तो इसकी नेमिंग से तो आप देख नहीं सकते क्या डिफरेंट नेम बन रहा है या नहीं बन रहा। लेकिन आपने तीनों जो पॉसिबिलिटीज थी वो देखिए आपने यहाँ पर फॉलो की हैं कि ट्राइंगल के भी दोनों एडजेसेंट कार्बन पर क्लोरीन लगाया, रेक्टेंगल जो फेसिस थे उसके भी दोनों एडजेसेंट कार्बन पर क्लोरीन लगाया, और फिर रेक्टेंगल के डायगोनल में भी क्लोरीन लगाया। अब मुझे चौथी कोई पॉसिबिलिटी बताएं जो बन रही हो इसके अलावा। हम लोग बेटा थोड़ा आपकी लेट हो आवाज गए थे जो है आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे बेटा। सर। आपको आ रही है आवाज? नहीं बेटा, क्लियर नहीं आ रही, बहुत हल्की सी आ रही एक है। सेकेंड, अब सही आ रही है आपको आवाज? जी बेटा जल्दी से पूछे, हमने इस क्वेश्चन सर पे बोले सर, आप प्लीज एक बार दोबारा बता सकते हैं इन चीजों बेटा, में? इसको हम बाद में, बेटा क्लास रिकॉर्ड हो रही है, इसको आप बाद में सुन लीजिएगा, ठीक है। अभी हमने काफी सारे एमसीक्यूज करने हैं, 30 एमसीक्यूज करने हैं आज। और ये फर्स्ट एमसीक्यू मैं आपको फिर बता देता हूँ, इसको आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर विद द फार्मूला C5H12, which formula correctly represent 3 structural isomer। अब बेटा इस क्वेश्चन में आप देखें कि गलत कौन सा है। ए तो गलत है। ए क्यों गलत है बेटा? क्योंकि इसमें देखें ये जो इसने शो किया हुआ है ना, ये इस तरह का कोई फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता बेटा कि कार्बन चेन के दरमियान में CH3 आ रहा हो। अगर ब्रांच होनी थी तो उसने ब्रैकेट में डालना था ना, ब्रैकेट भी नहीं लगाई और चेन के दरमियान में CH3 आ रहा है। इसका क्या मतलब है? कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है जी? कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है भाई? ये जो CH3 के ऊपर मैंने डॉट बनाया है, जी बेटा ये कार्बन कितने बॉन्ड? बेटा 5 बॉन्ड, 5 से 5 3 हाइड्रोजन्स के साथ बना रहा है, फिर एक इसके राइट साइड पर कार्बन, एक लेफ्ट साइड पर, इसलिए ये ए तो ऑप्शन गलत हो गया। बी पे आए, आपने ये बताना है बेटा कि C5H12 के स्ट्रक्चरल आइसोमर कौन कौन से ठीक बने हुए हैं, तो ए तो गलत है। बी में जरा आप देखें तो बी के अंदर ये स्ट्रक्चर गलत है भाई। उसने ब्रांच बनाया हुआ है, किसको देखें, ब्रांच किसको बनाया हुआ है बेटा? जो ब्रांच होती है ना उसको CH को। हाँ, तो CH तो ब्रांच नहीं होगी ना। CH अगर ब्रांच होगी तो इसके तो कार्बन ही, इसके तो बॉन्ड्स ही पूरे नहीं है बेटा, इसको तो एक बॉन्ड बना रहा है। तो ब्रैकेट के अंदर जो चीज डाली होती है वो बेसिकली ब्रांच होती है। इसलिए आपका ऑप्शन बी भी गलत है क्योंकि स्ट्रक्चर ही इसने सही नहीं बनाया हुआ। सी देखें आपका करेक्ट आंसर लग रहा है। कैसे? जरा सी को हम बेटा चेक करते हैं कि सी कैसे ठीक है। सी में अगर आप देखें तो आपके पास पहला तो है बेटा पेंटेन, दूसरे का नाम बता सकते हैं क्या है जी? अब मैं दूसरे का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं, 1 2 3 4, कार्बन 2 के साथ बेटा ये ब्रांच लगी हुई है। देखिए ब्रैकेट के अंदर जो होगा ना वो ब्रांच होगी, तो कार्बन 2 के साथ एक ब्रांच है। हाँ, इसका नाम है 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। जबकि आप स्ट्रक्चर 3 देखें आया वो इससे डिफरेंट है या नहीं। ये जो कार्बन है ना बेटा, इस कार्बन के साथ कितने मिथाइल लगे हुए उसने बताया 2। ये 2 मिथाइल मैं पहले इसके साथ ड्रॉ करता हूँ, और फिर राइट साइड पर भी कार्बन, लेफ्ट साइड पर भी कार्बन। बेटा ये आपके पास क्या बन रहा है? 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो आपका स्ट्रक्चर जो ऑप्शन सी है वो ठीक है क्योंकि इसने तीनों जो आइसोमर्स हैं वो करेक्टली ड्रॉ किए हुए हैं। पहला है पेंटेन, दूसरा है 2 मिथाइल ब्यूटेन, और तीसरा है 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। आपको मैंने बताया था जो स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं ना उनके नाम डिफरेंट होते हैं। और लास्ट वन क्यों गलत है भाई? लास्ट वाला इसलिए गलत है कि लास्ट वाले में आप देखें कि ये पेंटेन है, ठीक है, इसका नाम क्या होगा? काउंटिंग यहां से करें जहां से ब्रांच जल्दी आ रही है। 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। और जो तीसरा वाला है ना बेटा उसका नाम भी यही है, कार्बन 1 कार्बन 2, ये तो ब्रांच है ना कार्बन 2 के साथ, तो ये भी 2 मिथाइल ब्यूटेन है, रिपीट हो रहा है, इसलिए ऑप्शन डी आपका गलत है। अच्छा बेटा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट। ऑप्शन बी का रिपीट कर डी सकते हैं? वाला दोबारा से। जी बेटा ऑप्शन बी मैंने बी इसलिए का जो आखिरी ऑप्शन बी या डी? बी। बी। बेटा लास्ट ऑप्शन है, लास्ट
नहीं बी सेकंड ऑप्शन। अच्छा, सेकंड ऑप्शन तो भाई इसलिए गलत है कि उसमें ये जो उसने फॉर्मूला लिखा हुआ है ये आप ड्रॉ नहीं कर सकते। देखें इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग CH इज द ब्रांच, 4 कार्बन उसने ड्रॉ किए हुए हैं और कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 पर CH लगाई हुई है। ये CH बेटा, ये CH तो ब्रांच नहीं होती सर समझ आ गई सर। सर अच्छा, लास्ट और- वाला कैसे गलत है? बेटा लास्ट वाले में ये 2 रिपीट हो रहे हैं, आप जरा चेक करें इसका। अगर आप स्ट्रक्चर बनाएं तो जो ब्रैकेट वाला है ना बेटा उसको 1 मिनट निकाल दें, ब्रैकेट वाले को निकाल कर देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और ये जो ब्रैकेट में मिथाइल है ये किसके साथ है? ये CH वाले कार्बन के साथ है। ये जरा नाम दें, इसका क्या नाम होगा भाई? 2 मिथाइल ब्यूटेन। हाँ, तो इसका क्या नाम था इससे पहले वाले का? 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये सेम है, ये दोनों सेम है ना, इसलिए ये आइसोमर तना हुआ है ना, इनके तो स्ट्रक्चर भी सेम है, इनकी नेमिंग भी सेम है। ठीक है सर। अच्छा बेटा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है। ये मैं पहले भी इसको सॉल्व करा चुका हूं, ठीक है। और इस क्वेश्चन के लिए अक्सर बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं क्योंकि हम आपको इन क्वेश्चंस के लिए ना एक फॉर्मूला बताते हैं और वो फॉर्मूला समटाइम्स काम नहीं करता। उसकी रीजन भी आपको बताता हूं क्यों। ये जी हमारे पास क्वेश्चन, इसको मैं यहाँ पे अच्छा बेटा, वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस ट्रांस आर देयर ऑफ हेक्स 2,4 डाइईन। हेक्स का मतलब है 6 कार्बन, डाइईन का मतलब है कि डबल बॉन्ड 2 दफा है, एक डबल बॉन्ड कार्बन 2 पर है, एक डबल बॉन्ड कार्बन 4 पर है। और वो पूछता है सिस ट्रांस। तो हमने बेटा आपको इसका फॉर्मूला ये बताया हुआ था कि 2 की पावर n। n यहां पर क्या था? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। जितने डबल बॉन्ड होंगे n की वैल्यू वो लिखेंगे। तो डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं 2 दफा है, तो 2n यहाँ पर 2 है, तो आंसर आ रहा है 4। इसका मतलब है कि इसके 4 आइसोमर्स होने चाहिए। लेकिन आप जब मार्किंग स्कीम में देखते हैं तो इसका आंसर आता है 3। बेटा इसका आंसर 3 कैसे आता है जरा सुन लें। असल में ये 3 क्यों आ रहा है, आप जरा एक चीज नोट करें कि ये 2 ग्रुप्स एक जैसे हैं या नहीं है बेटा? ये 2 ग्रुप्स बिल्कुल एक जैसे हैं। अब मैं आपको पहले इनके चारों के स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देता हूं और फिर आप खुद देखेंगे कि 4 आंसर नहीं आएगा, 3 आएगा। सर ये n क्या है इसमें? एन इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कितनी दफा आ रहे हैं भाई? सर 2 दफा दफा। है, तो मैंने इसलिए n को 2 कर दिया। अब जरा बेटा इसको ट्राई करते हैं जी एक दफा कैसे ड्रॉ। तो सर ये जो 4 है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये था कि इसके 4 आइसोमर होने चाहिए, 4 आइसोमर। पता है कैसे 4 आइसोमर? मैं भी बेटा यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, जरा देखिएगा 4 आइसोमर तो कैसे। सर आंसर तो आप 3 कह रहे हैं। आंसर 3 है ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हम आपको ये फॉर्मूला बताते हैं ना 2 की पावर n, और n इज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके 4 आंसर निकाल रहे होते हैं, जो कि गलत आंसर आ रहा है। आंसर आपका 3 आना चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है अभी मैं आपको इसकी रीजन बताता हूँ, लेकिन पहले स्ट्रक्चर देख लें बेटा कैसे आपने ड्रॉ करना है। ओके तो इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले बेटा इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये है जी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। बेटा ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है पहला वाला, जिसको मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूं, बताएं इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कितने ग्रुप्स हैं भाई? इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कितने ग्रुप्स हैं? जी बेटा कोई बताएं ना, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कितने ग्रुप नजर आ रहे हैं इसके साथ? सर 2 है। एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन। बेटा ये देखें, ये मिथाइल मैंने ऊपर, ये हाइड्रोजन नीचे लगा दिया। अब इसी तरीके से ये जो बेटा डबल बॉन्डेड कार्बन है इसके साथ भी तो एक H है ना, तो ये H मैंने बेटा ड्रॉ कर दिया। अभी तक मैंने पता है कौन सा पार्ट ड्रॉ किया जी, जरा मैं इसको मार्क करता हूं। अभी तक मैंने सिर्फ ये पार्ट ड्रॉ किया बेटा, जरा देखें यही पार्ट ड्रॉ किया ना, जरा गौर से देख लें इस। अब मैं आगे चल रहा हूं भाई, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसके साथ एक तो H लगा हुआ था जो मैंने ये लगा दिया, दूसरा क्या पार्ट लगा हुआ है? दूसरा ये सारा पार्ट लगा हुआ है, तो इसको मैं ऊपर लेके जाता हूं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड
और 2H ये है और ये CH3। अब बेटा आप जरा इस स्ट्रक्चर को पहले समझें, फिर हम आगे चलेंगे। पहले स्ट्रक्चर को समझें, मैंने कैसे ड्रॉ किया इसको ओपन करके। ये जो पार्ट है जो आपको यहां तक नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट, वो बेटा ये नीचे है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है बेटा, ये ऊपर है। ये क्लियर हो रहा है स्ट्रक्चर मैंने कैसे ड्रॉ किया? ऐसे क्यों ड्रॉ किया जरा देखें। ऐसे ड्रॉ करने की रीजन क्या है? इसलिए बेटा आप जरा इसको क्या कहेंगे, ये सिस है या ट्रांस है? सिर्फ इसको देखना आपने, सिर्फ इस एरिया को देखिए। दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पर आ रहे हैं, सिस या ट्रांस? सिस। ये बेटा है सिस। अच्छा, इसी तरीके से अब इसको बताएं, ये जो ये पार्ट अब है, इसमें दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पर आ रहे हैं, तो ये क्या होगा? ये भी सिस होगा। तो पहला आइसोमर जो बेटा हमने बनाया है वो क्या बनाया है? सिस सिस के डबल बॉन्ड जो थे ना, उसके अक्रॉस दोनों जो सेम ग्रुप्स को सेम साइड पर रखा। दूसरा आइसोमर मैं आपको पता है क्या बनाने जा रहा हूं बेटा? जो दूसरा आइसोमर मैं बनाने जा रहा हूं वो ट्रांसिस है। दूसरा आइसोमर होगा ट्रांसिस, मतलब ये जो पहला वाला है ना, इस कार्बन को मैं बेटा रोटेट करूंगा, इस कार्बन की पोजीशन को रोटेट करूंगा। अच्छा, साथ में जी बेटा, क्या मतलब है? सिस का ये मतलब है बेटा कि ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो आपके पास ये जो पार्ट बेटा मैंने बनाया है ना, क्या इसमें दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पर आ रहे हैं बेटा? यस सर। इसको सिस कह रहा हूं। जो दूसरा डबल बॉन्ड है उसमें भी देखें क्या दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पर हैं या नहीं है? यस सर। तो ये भी सिस है ना, तो इसलिए मैंने दोनों डबल बॉन्ड्स को क्या बनाया है? सिस सिस बनाया है। ओके ठीक सर, है? ये एक ही काउंट होगा? ये एक ही भी काउंट होगा, ये एक आइसोमर है। अब दूसरा आइसोमर मैं क्या बनाने जा रहा हूं सुने। दूसरा आइसोमर ये बनाने जा रहा हूं कि ये जो सिस है ना, ये जो पहला वाला पार्ट है बेटा, इसको मैं ट्रांस कर दूंगा, दूसरे को सेम रहने दूंगा, इसको सेम रहने दूंगा दूसरे वाले को, जबकि जो ये पहला वाला है इस कार्बन को मैं रोटेट करवाऊंगा। तो मेरे पास जो दूसरा आइसोमर बनेगा वो ट्रांसिस बनेगा। अच्छा, जरा वो मैं आपको बनाकर दिखाता हूं बेटा। फिर आपको इसके बाद में एक फॉर्मूला बताऊंगा। आपको ये सारी वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी बेटा, सिर्फ समझाने के लिए भी वर्किंग कर रहा हूं। आपको एग्जाम में ये वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी। आपको एक शॉर्ट सा फॉर्मूला बताऊंगा, आप उससे आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है? अच्छा बेटा, अब दूसरा जो आइसोमर मैं आपसे कह रहा था वो ये होगा, ट्रांस में इस कार्बन की पोजीशन को मैं रोटेट करवा रहा हूं जी। तो ये आपके पास आएगा CH3 नीचे, हाइड्रोजन ऊपर, बाकी सारे हम सेम रखेंगे भाई। बाकी हम जी बेटा, वो एक स्टूडेंट है ना सर, उसको अंदर एंटर होने दें। कर दिया मैंने, कर दिया, एंटर कर दिया। ये बेटा हमारे पास देखिए क्या आ गया है? ट्रांस। मुझे कोई बता सकता है ये ट्रांस क्यों है भाई? सर ऑपोजिट साइड पे हाइड्रोजन। ऑपोजिट। और ये क्या है बेटा? ये वाला क्या है? सिस है, सेम साइड पे, सेम साइड पर आ रहे। तो बेटा अब आपने ये दूसरा आइसोमर भी बनाकर देख लिया ना, ट्रांसिस। अब जरा तीसरा खुद गेस करें क्या होना चाहिए? तीसरा क्या होना चाहिए भाई? क्या तीसरा मैं ट्रांस दूसरे को भी ट्रांस कर दूं या नहीं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? बिल्कुल कर सकते हैं, वही चीज बन जाएगी सर। सिस ट्रांस हो सकता है। मैं भी बताता हूँ बेटा, चार हम बनाएंगे, हम चार ऑप्शन बनाएंगे। ठीक है? अभी जरा मैं तीसरे की तरफ आता हूँ कि तीसरा कैसे बनेगा। ट्रांस ट्रांस, फिर बेटा आप जो कह रहे हैं वो भी होगा, सिस ट्रांस भी होगा बेटा। जो बच्चा ये कह रहा है सिस ट्रांस भी बिल्कुल होगा। लेकिन तीसरा देखें, तीसरी जो पॉसिबिलिटी है वो मैं कर रहा हूं डिफरेंट कलर से बेटा। एक मिनट बना लेता हूं जरा। बेटा पहले वाले को ट्रांस ही रहने दूंगा, अब मैं इस वाले को चेंज करूंगा। ठीक है? पहले वाले को मैं ट्रांस ही रहने दूंगा। तो ये हमारा हो गया यहां पर H, ये भी बेटा हमारा है H, ये है बेटा इधर CH3, और ये अब इस जगह को मैं चेंज करूंगा। कैसे? हाइड्रोजन को यहीं रहने देते हैं, इस कार्बन की पोजीशन को, इसके साथ जो ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशन को चेंज किया। मिथाइल ऊपर ले गया, H नीचे ले गया। बताएं जी ये सिस है या ट्रांस है? ये वाला
Trans है सर. पहला cis ट्रांस। है सर. ये कहां से सिस है भाई? हाइड्रोजन दोनों ऑपोजिट साइड पर है, सिस कहां से है? दूसरा वाला बेटा क्या है? दूसरा वाला बताएं। तो ट्रांस ये भी trans. तो ये मैंने बनाया है ट्रांस ट्रांस। अभी बेटा जो चौथा ऑप्शन है वो क्या हो सकता है, जरा खुद सोचें। ट्रांस सिस बनाया था, सिस ट्रांस भी तो हो सकता है ना, सिस ट्रांस। अब चौथा ऑप्शन हम ये, लेकिन बेटा चौथा बनाने से पहले मैं जल्दी से सबके स्केलेटल फॉर्मूला भी बना दूं, उससे अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है। इसका स्केलेटल फॉर्मूला बेटा बना रहा हूं पहले वाले का। पहले वाले का स्केलेटल फॉर्मूला देखें, हम हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं करेंगे, मिथाइल से स्टार्ट किया। ये देखिए ये मिथाइल है ना, तो ये मिथाइल से स्टार्ट किया, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आया, ये बेटा ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ऊपर, देन ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये फिर बेटा नीचे आ गया। ये बेटा मैंने बनाया सिस सिस, ये सिस सिस है। दूसरे का स्केलेटल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? हाइड्रोजन को इग्नोर करें, आपने इस एरिया को टारगेट करना है। किस एरिया को? ये जो एरिया है इसका स्केलेटल बनाना है बेसिकली आपको। कैसे बनेगा देखिएगा, नीचे से स्टार्ट करेंगे ऐसे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। ये है बेटा आपका ट्रांसिस। तीसरा वाला देखें जी, तीसरा वाला कैसे बनेगा? ये एरिया आपने टारगेट करना है जो कार्बन वाला आ रहा है, बस इसका स्केलेटल बनाना है बेसिकली। इसका स्केलेटल बनेगा बेटा ऐसे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये। अब चौथे की तरफ आते हैं जी, सिस ट्रांस। मतलब पहला जो डबल बॉन्ड होगा उसके साथ सेम ग्रुप सेम साइड पर, और दूसरे वाले में सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड पर। तो सिस ट्रांस जरा देख लें। ये बेटा आपको मैंने अभी बार बार बता रहा हूं, एग्जाम में आपको ये सारे ड्रॉ नहीं करना, आपको एक शॉर्ट सा फॉर्मूला बता दूंगा अभी, उसको आप यूटिलाइज करेंगे तो आप आराम से क्वेश्चन तक आंसर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन सिर्फ ताकि आप फॉर्मूले को आसानी से समझें। अब जरा देखिए बेटा इसमें क्या हो रहा है। इसमें जो आपके पास ग्रुप आ रहा है, ये आपके पास क्या है जी? दिस इज सिस। और ये आपके पास क्या है जी? ये ट्रांस है, ये है सिस ट्रांस। और इसका अगर हम स्केलेटल बनाएं तो ये बनेगा जी, ये। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं जी कि 4 आइसोमर हमने बनाए, लेकिन आपने अब एक चीज नोट करनी है। मैं भी दोनों के स्केलेटल फॉर्मूला बनाता हूं आपके सामने। ट्रांसिस का 2 स्केलेटल फॉर्मूलाज मैं भी आपके सामने फिर ड्रॉ करता हूं। कौन कौन से? एक ट्रांसिस का और एक सिस ट्रांस का। जरा आप देखिएगा ये बिल्कुल सेम होंगे, ट्रांसिस और सिस ट्रांस आपको बिल्कुल सेम लगेंगे। भला कैसे? नेक्स्ट पेज में मैं इन दोनों के स्केलेटल फॉर्मूला आपके सामने लिखता हूं। बेटा टाइम पर क्लास में आया करें, बार बार जो है ना हमें फिर क्लास में वेट करना पड़ता है, टाइम पर आया करें। अब बेटा देखिए नेक्स्ट में मैं जो आपको बताना चाह रहा था अभी, सिस ट्रांस और ट्रांसिस। जो हमारे पास ट्रांसिस है वो ये है, और जो हमारे पास बेटा सिस ट्रांस का हमने बनाया वो ये है। सिस ट्रांस ये है, इसका स्केलेटल फॉर्मूला मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। अब बेटा आप जरा गौर करें मेरी बात पर। अगर मैं इस ट्रांसिस को फ्लिप करता हूं, फ्लिप 180 डिग्री पर, तो बताएं क्या यही चीज बनती है या नहीं बनती? जी सर। अगर आप इसको 180 डिग्री पर फ्लिप करें, ऐसे घुमा दें, ऐसे करके घुमाएं बेटा इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपको मैंने एरो ड्रॉ किया, तो बताएं यही चीज बनेगी या नहीं बनेगी? सोचें जरा, इसको विजुअलाइज करें थोड़ा सा। यस सर, अगर- यही चीज। तो बाकियों को आप अगर फ्लिप करके देखें तो सेम नहीं बनेगा बेटा। बाकियों को आप फ्लिप करके देख लीजिएगा, वो सेम नहीं बनेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब इस पर आते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये 2 आइसोमर्स आपको सेम क्यों मिल रहे हैं। तो इसकी रीजन बेटा मैंने आपको ये बताई थी कि जब भी आप जरा अब इस कंपाउंड को देखें, यहां पर क्या ये डबल बॉन्ड के साथ 2 ग्रुप्स एक जैसे लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए? बताएं जरा। एक जैसे ग्रुप है ना? Yes sir.
तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है जरा सुन लें, 2 की पावर n और फिर -1, ये कर देना है आपने। जब भी इस तरह का केस आ जाए तो 2 की पावर n -1, क्योंकि इसमें जो दो आपके पास सिस ट्रांस बनेंगे वो एक जैसे ही होंगे, इसलिए हमने बेटा यहां पर ये -1 की एडिशन की। तो डबल बॉन्ड यहां पर हमारे पास 2 दफा थे और -1 कर देना आपने, मतलब आखिर में -1 आप आखिर में कीजिएगा बस, ठीक है, -1 आपने आखिर में करना है। तो आपके जब आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4, तो आप उसको फिर -1 करके 3 आइसोमर तक जाएंगे। जी बेटा। सर ये जब भी डबल कार्बन के साथ सेम ग्रुप लगा होगा तब करेंगे? जी बेटा तब करेंगे, जिस तरह मैं आपको बताता हूँ। एक और भी आपने कंपाउंड देखा था गैमा लिनोलेनिक एसिड, बल्कि क्या अभी आगे आ जाए, उसके अंदर ना तीन डबल बॉन्ड आ रहे हैं बेटा, और उसमें आप देखेंगे जो तीनों डबल बॉन्ड है उनके साथ जो ग्रुप लगे हुए वो डिफरेंट है। इसलिए वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर ये -1 वाला नहीं करेंगे, वहां पर आपने सिंपल क्या करना है, 2 की पावर n क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, 1 2 3 दफा डबल बॉन्ड आएंगे तो आप 2 की पावर 3 करेंगे और आंसर कर देंगे 8 आइसोमर, सिंपल बस। लेकिन जहां पर आप थोड़ी कंपाउंड पर नजर मार लीजिएगा कि अगर डबल बॉन्ड के साथ दोनों ग्रुप्स एग्जैक्टली सेम है तो 2 की पावर n करके जो आंसर आएगा उसको आखिर में -1 कर दीजिएगा। जी बेटा। सर ये क्वेश्चन आप दोबारा रिपीट करते हैं, मुझे आपकी आवाज कट गई सारी। बेटा ये आप रिकॉर्डिंग में सुनिएगा बेटा, ये तो काफी लंबा क्वेश्चन है, इसमें 15 मिनट लग गए अस्मा। ठीक है सर। और वैसे भी तो ये फॉर्मूला सिर्फ उन केसेस में जिनमें डबल बॉन्ड हो, किसी भी डबल बॉन्ड के कंपाउंड नहीं यूज कर सकते हैं। नहीं बेटा, वो मैंने आपको बताया कि उस केस में माइनस करना है जब डबल बॉन्ड के साथ दोनों ग्रुप सेम लगे हों, ओके सर। अब -1 करेंगे। आपको मैं बेटा एक एग्जांपल बता सकता हूं, गैमा लिनोलेनिक एसिड की आगे आ भी जाएगी, उसमें 3 डबल बॉन्ड आ रहे हैं और जो डबल बॉन्ड के साथ ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट है तीनों, तो वहां पर -1 नहीं चलेगा, वहां पर सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे 2 की पावर n इज द नंबर बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड है तो आपका आंसर 8 आ जाएगा। बेटा जो बच्चे लेट आए हैं, ये मैं जो है ना इसका लिंक आज ही आपसे शेयर कर दूंगा, इसको सुन लीजिएगा, ठीक है, वरना हमारे 20 मिनट फिर जाया हो जाएंगे। ये बस फर्स्ट ये जो पहला और तीसरा एमसीक्यू था इस पे ज्यादा टाइम लगेगा, आगे जल्दी हो जाएंगे बेटा। ये जरा देखें, आपको मैं ये बात बता दूं कि जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, आप बेशक मैकेनिज्म अपने सामने खोल लें बेटा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आप उसका मैकेनिज्म अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाइड्रोजन के ऊपर डॉट नहीं आता कभी भी। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म में हाइड्रोजन पर कभी भी डॉट नहीं आता, अगर आप डाल रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, तो ये दो ऑप्शन तो सीधे सीधे गलत है। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई है कि जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उसमें फिशन कौन सी होती है, कोई बच्चा बता सकता है, होमोलिटिक या हेट्रोलिटिक? सर होमोलिटिक होती है। आंसर आपको देखिए क्वेश्चन पढ़े बगैर हम आंसर यहाँ बता सकते हैं कि जो फिशन होगी वो होमोलिटिक होनी है और जो आपके पास रेडिकल बनेगा वो सारी बात है फिर CH3 डॉट बनेगा। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, जो बच्चे इसमें वीक हैं वो जरा गौर से सुने इसको कि किस तरीके से आप कायरल कार्बन फाइंड आउट करते हैं। अच्छा बेटा, कायरल कार्बन आपने बताना है इस मॉलिक्यूल में, तो मुझे ये बताएं, ये जो जंक्शंस होते हैं, जंक्शन, क्या ये कायरल हो सकते हैं? ये जंक्शन बेटा कायरल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। उसकी रीजन बेटा ये है कि यहां पर जो कार्बन अटैच होगा उसके साथ दो हाइड्रोजन हैं, तो ये कभी भी कायरल नहीं होगा। इसी तरीके से बेटा ये जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा होता है ये कायरल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। उसकी रीजन मैंने ये बताई थी कि कायरल कार्बन के लिए लाजमी है 4 ग्रुप का होना। जब डबल बॉन्ड बनाएगा तो उसके साथ 4 ग्रुप्स अटैच हो ही नहीं सकते, वो 3 ग्रुप्स के साथ अटैच होगा। इसलिए आपने बेटा डबल बॉन्ड वाले कार्बन को भी इग्नोर करना है और जो जंक्शंस हैं उनको भी इग्नोर करना है। इंपॉर्टेंट क्या है जी इसमें, फिर आपको मैं बताऊं बेटा, इसमें ये तो आप देखेंगे भी नहीं, ये कायरल नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि ये डबल बॉन्ड बना रहा है। ये भी कायरल नहीं हो सकता। जो नहीं हो सकते मैं इस पे क्रॉस कर रहा हूं पहले, जो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, ये डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, ये CH2 नहीं हो सकता। अब बेटा ये जो आपको इस तरह के जंक्शन नजर आ रहे हैं ना, जहां पर 2 रिंग्स फ्यूज होते हैं, 2 रिंग्स मिल रहे होते हैं, उनके मैक्सिमम चांस होते हैं कायरल होने के। अब मुझे ये बताएं कि ये जो कार्बन है, अच्छा ये कार्बन भी नहीं हो सकता, ठीक है, इसके साथ CH3 3 हाइड्रोजन लगे,
बेटा ये जो मैंने सर्कल से किया है, ये कार्बन कायरल होगा या नहीं होगा, बताएं जरा। जी सर होगा। जी, ये इसलिए होगा बेटा, देखें कि इस कार्बन के साथ एक नीचे ग्रुप लगा हुआ है, रेड कलर से मैं शो कर रहा हूं, ये एक, ये बेटा दूसरा ग्रुप लगा हुआ है, ये इधर तीसरा ग्रुप लगा हुआ है, ऊपर मिथाइल लगा हुआ है, तो चारों ग्रुप्स डिफरेंट है, तो दिस इज कायरल कार्बन। तो एक तो कायरल बेटा आपको नजर आ गया। अब जरा आ जाए, जो कायरल है मैं उसको सर्कल कर रहा हूं, ठीक है बेटा। मैंने आपको कहा कि जहां रिंग फ्यूज हो रहा होता है ना, वहां मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो क्या ख्याल है जी इसके बारे में? ये जो कार्बन है देखें, इसके साथ आप अगर नोट करें कि इस कार्बन के साथ ये एक ग्रुप लगा हुआ है बेटा, इधर ये लगा हुआ है, तीसरा ये पीछे, और चौथा हाइड्रोजन, तो इसके साथ भी बेटा 4 ग्रुप है, तो ये भी आपका कायरल कार्बन है। अच्छा, इसी तरीके से आप आगे आ जाएं, ये जो कार्बन है बेटा ये भी कायरल है, देखिए ये कार्बन भी कायरल है, इसके साथ ये एक ग्रुप इधर, एक नीचे इधर, एक ऊपर और एक हाइड्रोजन। तो जरा काउंट करें बेटा, शाबाश आप लोग भी, और कितने होंगे जी कायरल? 3 तो मैंने बता दिए सर 7 है इन टोटल। बेटा ये भी है, देखिए दिस वन इज आल्सो कायरल, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक H लगा हुआ है, एक राइट साइड पर चेन है लंबी और एक लेफ्ट साइड पर। इसी तरीके से बेटा ये भी है आपका कायरल, इसी तरीके से बेटा ये भी है आपका कायरल, इसी तरीके से बेटा ये भी है कायरल। तो बेटा 7 आपके पास कायरल कार्बन है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पर। 7 वाला जी बेटा, ये जो आपने टॉप वाला एक बताया, ये कैसे OH के साथ वाला? ये वाला बेटा दूसरा वाला येलो से जो आपने H लिखा हुआ, एक तो ये है, देखें इसकी बात तो नहीं कर रहे, ये ग्रीन वाले की। हाँ जी बेटा, किसकी बात कर रहे हो बिनी, जल्दी बोलो। यही वाला सर, यही वाला। बेटा इसके साथ देखो ना, एक OH लगा हुआ है, एक H लगा हुआ है, 2 ग्रुप ये हो गए। अब जरा मैं बाकी को रब करता हूँ, वेट, जरा बाकी ग्रुप्स बताओ जी इसके साथ कौन से होंगे हो। इधर देखो ये चेन लगी है, ये सारी चेन आप काउंट करो, और नीचे भी काउंट करो, ये तो ये चारों डिफरेंट है। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्वेश्चन नंबर 6, which compound has an MR of 84 and will react with HBr to give product of 164.9? पहले तो आप इस तरह करें कि HBr का भी MR 1 मिनट निकाल लें बेटा। Br का होता है 80 या 79.9 या 80, और हाइड्रोजन का होता है 1, तो HBr का MR हो गया 81, और कंपाउंड का कितना है 84। बेटा जरा इनको ऐड करें, टोटल कितना बन रहा है? 165, मतलब यही बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन रिएक्शन हो रहा है। ये बात तो फिर समझ आ रही है ना कि HBr ऐड हो रहा है, तो A में एडिशन हो सकती है, A में डबल बॉन्ड नहीं है सर, तो D होगा। क्या? C में एडिशन हो सकती है? C में भी एडिशन नहीं हो सकती क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है। तो हमने अब डिसाइड करना है B और D में। अब जरा आप MR निकाल लें बेटा, किसका MR 84 है? यहाँ कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7, ये है C7H14, और ये बेटा कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 C6H12। बेटा किसका MR 84 होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है जी। क्या आंसर आ रहा है इसका? सर D है। डी। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं हम। वैसे बेटा ये जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन था ना उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया है, आपने जाना नहीं है, इसको हम कंप्लीट करके करेंगे। कंसीडरिंग ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर, व्हाट इज द नंबर ऑफ अल्कोहल ऑफ ईच टाइप विद द फार्मूला C5H12O? हाँ बेटा, ये अक्सर बच्चों से नहीं होता, हालांकि ये आसान है, मुश्किल नहीं। वो ये कह रहा है आपने बनाने सिर्फ स्ट्रक्चरल है, और फार्मूला ये है इससे अल्कोहल बनाना है। बताएं इससे प्राइमरी कितने बन सकते हैं? जरा मैं आपको पहले प्राइमरी का आइडिया देता हूं ना। 5 कार्बन वाला अल्कोहल, देखें इधर 1 2 3 4 5, OH कार्बन 1 पर लगा दें। प्राइमरी अल्कोहल बेटा वो अल्कोहल होता है जिसमें अल्फा कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्ट होगा? 1 कार्बन से। सर अब आंसर आपने ए क्या नहीं, करना है जी बेटा? आंसर ए नहीं बनता फिर डायरेक्टली। सर आंसर C बनता है। क्या बनता है आंसर? सर C बनता है। बेटा भी चेक तो कर लेने दो। तो मैंने कर कैसे? लिया सर। एकदम कैसे आपको पता चल गया सी सर बनता ये है? अपनी पूरी एक शीट है। क्या चीज?
पूरी वर्कशीट कर चुका हूँ अटेम्प्ट। अच्छा अच्छा बेटा देखें, इसमें ना आपने अब इसी के स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने हैं मैक्सिमम, लेकिन कंडीशन ये है कि आपने अल्कोहल को प्राइमरी ही रखना है, अल्कोहल को। तो हम ब्रांच बेटा ये देखें 1 2 3 4 5 5 कार्बन थे ना, अब 4 कार्बन कर दें और जो 5वां कार्बन है उसको आप ब्रांच लगा दें। इस कार्बन के साथ नहीं लगानी बेटा, अल्फा के साथ ब्रांच लगाई तो वो सेकेंडरी बन जाएगा। ये जी, ये दूसरा हो गया बेटा। अब आपने तीसरा बनाना है। तीसरा कैसे बनाएंगे जी आप? 1 2 3 4, जो ब्रांच है वो आप कार्बन 2 पर ना लगाएं, 3 पर लगा दें। और चौथा कैसे बनेगा भाई? इन कार्बन में ब्रांचिंग करें। कैसे? ऐसे जी, अल्फा कार्बन के साथ ब्रांच नहीं लगानी बस। ये आपके बेटा देखें 1 2 3 4, ये तीनों, ये चारों जो है ना, ये प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, तो आंसर इसका ब्रांच खत्म कर दें जी, अगर हम ब्रांच खत्म कर दें जिस तरह 1 की हुई है, तो ये हो गया ना, एक आइसोमर ये हो गया, दूसरा सर समझ नहीं आया। नहीं सर, OH को हम चेंज नहीं कर सकते क्या? OH को चेंज किया तो वो सेकेंडरी की तरफ आ जाएगा भाई। नहीं मतलब एक कार्बन से हटा के मिडिल वाले पे लगा दें तो वो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा ना। हमने तो सिर्फ प्राइमरी का भी चेक करना है। ठीक है सर। अगर आप इस OH को हटाकर कार्बन 2 पर लगाते हो ना, तो दैट वुड बी सेकेंडरी। अब हम ऐसे चले, सेकेंडरी भी चेक करना चाहते हैं या आपको पता चल गया सेकेंडरी के 3 बनेंगे? सर मुझे एक मसला है वो सेकेंडरी के। मेरे सर मैं सेकेंडरी के ट्राई किए थे, मेरे 4 बन गए थे। नहीं 4 नहीं बनेंगे बेटा, मैं अभी सर एक आप कर लें, एक तो पेंटेन 2 होता है बेटा, मैं ड्रॉ कर देता हूँ ना, देख लो। अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल बेटा बनाना है तो सेकेंडरी अल्कोहल में आप अपने जहन में ये बात रखें कि आपने जो अब OH लगाना है वो ऐसे अल्फा कार्बन आपके 2 कार्बन के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो ये एक हो गया भाई स्ट्रक्चर। दूसरा, इसका नाम क्या होगा वैसे? पेंटेन 2-ऑल। नेमिंग भी साथ साथ देते रहें ताकि पेंटेन 2-ऑल। बेटा दूसरा आइसोमर ये बन सकता है कि आप OH को मजीद आगे ले जाएं। इसका क्या नाम होगा जी? पेंटेन 3-ऑल। तीसरा बेटा ऑप्शन ये है कि आप इसमें ब्रांचिंग इस तरीके से कर दें कि आपके पास 1 2 3 4, अभी हम इसमें ब्रांचिंग करते हैं बेटा एक मिनट। हाँ, ब्रांच यहां पर इस तरह बनाते हैं कि जो 5वां कार्बन है ना बेटा, 5वां कार्बन, उसको मैं ब्रांच लगा देता हूं इस जगह पर। तो है तो बेटा ये फिर भी आपका सेकेंडरी अल्कोहल ही होगा ना, क्योंकि अल्फा कार्बन डायरेक्टली 2 के साथ, आप सब में देख लें, अल्फा कार्बन डायरेक्टली 2 के साथ कनेक्ट है, राइट लेफ्ट। अल्फा कार्बन डायरेक्टली 2 के साथ कनेक्ट है, राइट लेफ्ट। अल्फा कार्बन डायरेक्टली 2 के साथ कनेक्ट है, राइट लेफ्ट। बेटा ये 3 आइसोमर सेकेंडरी अल्कोहल के बने। टर्शरी में एक ही बनेगा, क्योंकि टर्शरी में आपको पता है कि जो आपका अल्फा कार्बन है वो 3 कार्बन से कनेक्ट होगा। एक कार्बन अगर आपने मजीद चेन बढ़ानी है तो इस तरह बढ़ा लें, तो टर्शरी का एक ही आइसोमर बेटा बनेगा। ठीक है, तो ये अक्सर बच्चे गलत करते हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस बेटा करनी है। अब आगे आ जाए। सर सेकेंडरी का के 4 चेन आइसोमर्स नहीं बन सकते? चौथा बना के बताएं, मुझे नाम बता दें इसका। मैं आपको सारों के नाम बता देता हूं। पहले का नाम है पेंटेन 2-ऑल, दूसरे का नाम है पेंटेन 3-ऑल, तीसरे का नाम है 1 2 3 4 3 मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल। आप चौथे का नाम बता दें, यही होगा। इन तीनों में से एक हो रहा होगा। तीसरे का नाम मैंने बताया आपको। सर मिथाइल ग्रुप कार्बन 1 पे लगा दो तो वो वही होगा। आप एक मिनट, मैं पहले ओ अच्छा ठीक है, समझ आ गई, सॉरी सर। वो यही बनेगा बेटा। ठीक है, समझ आ गई। ठीक है, अच्छा। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये भी काफी बच्चे इसमें गलती करते हैं, क्योंकि वो रिएक्शन नहीं लिखते और इसको ज़बानी करने की कोशिश करते हैं। मैं जरा आपको यहाँ पर ना इसका रिएक्शन लिख देता हूँ कि हाइड्रोलिसिस हो रही है ब्रोमो इथेन की, कल पढ़ा है हमने, CH3 CH2Br, और इसका रिएक्शन हो रहा है NaOH के साथ, एक्वस। तो ये OH इस Br की जगह आ जाएगा ना। तो बताएं बेटा यहां पर हुआ क्या? जो अटैकिंग ग्रुप था वो कौन था? न्यूक्लियोफाइल। OH ने अटैक किया ना,
और जो ग्रुप निकला वो क्या था, वो इलेक्ट्रोफाइल था न्यूक्लियोफाइल था, जो ग्रुप निकला है यहाँ से वो भी न्यूक्लियोफाइल था सर। यस बेटा, ये देखें Br भी स्लाइटली नेगेटिव है, OH भी नेगेटिव है, तो एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस किया, तो अटैकिंग ग्रुप OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, और जो लिविंग ग्रुप है जो जा रहा है वो भी न्यूक्लियोफाइल है Br नेगेटिव, इसलिए बोथ आर न्यूक्लियोफाइल। अक्सर बच्चे यहाँ पर सी ऑप्शन सिलेक्ट कर देते हैं न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आते हैं। हाँ सर कितने सवाल हैं टोटल? जी बेटा, कितने सवाल हैं टोटल? बेटा क्वेश्चन अभी है, अभी तो थोड़ा वेट करें ना, अभी तो स्टार्ट किया है, क्योंकि बास क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगता है, कम से कम 30 क्वेश्चन हमने करने हैं बेटा, एक दिन के बाद है, कुछ नहीं होता, आराम से इसको। ये जरा देखें, इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम बच्चों से ठीक होते हैं, उसकी रीजन ये है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते। इसको अब जरा देख लें, आपने एल्डिहाइड बनाना है। वो कह रहा है कि C5H10O, इसके कितने आप स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो, स्टीरियो से मुराद उसकी ऑप्टिकल भी हो सकती है यहाँ पर, और सिस ट्रांस जो भी बन सकती है पॉसिबिलिटी आपने बतानी है बेटा। देखिए पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि पांचों कार्बन्स को हम एक लाइन में अरेंज कर दें, 1 2 3 4 5 पेंटानल। दूसरी पॉसिबिलिटी बेटा ये है कि हम अब 5 कार्बन ना लाइन में अरेंज करें, एक कार्बन को हम ब्रेक करते हैं, 2 3 4, जो पांचवा कार्बन है ना उसको ब्रांच लगाएं इस कार्बन पर, इसका नाम है 2 मिथाइल ब्यूटानल, पहले का नाम था पेंटानल, दूसरे का नाम है 2 मिथाइल ब्यूटानल। अब बेटा तीसरे का नाम क्या होगा कि आप इसी ब्रांच को एक स्टेप आगे ले जाएं, 1 2 3 4, और जो ये जो ब्रांच है इसको इस कार्बन के बजाय इस कार्बन पर लगा दें, ये हो जाएगा 3 मिथाइल। अब बेटा हम इसमें और क्या कर सकते हैं, क्या हम फर्दर ब्रांचिंग कर सकते हैं? यस, मेरा ख्याल है कि हमें फर्दर ब्रांचिंग करनी है। कैसे कि जो 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन को हम 3 कार्बन तक महदूद कर देते हैं, ऐसे जो 2 कार्बन बचे हैं उनको ऐसे लगा दीजिए, ये नया कंपाउंड बन गया ना, इसका क्या नाम होगा, 1 2 3 2 डाइमिथाइल प्रोपानल, 2 देखिए चेक करने का तरीका क्या होता है, क्या सबके नाम डिफरेंट बन रहे हैं या नहीं बन रहे जी? अगर नाम डिफरेंट आ रहे हैं इसका मतलब है कि आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर डिफरेंट है। अब पांचवा आइसोमर क्या किसी ब्रांच के साथ लगा सकते हैं ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप? एल्डिहाइड अगर आप ब्रांच के साथ ब्रांच पे लग सकते हैं, एल्डिहाइड अगर आप ब्रांच बनाने की कोशिश करेंगे तो वो एल्डिहाइड आपकी मेन चेन ही रहेगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ब्रांच नहीं बनता, फंक्शनल एल्डिहाइड को जो कार्बन होगा वो मेन चेन ही रहेगा, तो ये ब्रांच नहीं बन सकता बेटा। अब मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि पांचवा आइसोमर कैसे बनेगा? बेटा आप देखें, पांचवा आइसोमर असल में वो इससे बनाएगा, हिंट मैं दे देता हूं, चले बताएं पांचवा आइसोमर इससे कैसे बनेगा? कायरल सेंटर है ना, तो ऑप्टिकल आइसोमर। एग्जैक्टली बेटा, ये आप देखें, ये जो 2 मिथाइल ब्यूटानल है इसमें कायरल कार्बन है, ये है जी इसमें कायरल कार्बन, तो कायरल कार्बन वाले जो होंगे उसका मिरर इमेज भी तो काउंट होगा ना, इसी का जो मिरर इमेज होगा, तो मिरर इमेज को आप एक काउंट नहीं करेंगे, जब इसका मिरर इमेज बनाएंगे ना तो वो 2 हो जाएंगे बेटा। सर चौथा आइसोमर नहीं समझ आएगा, ये लास्ट वाला बेटा, सर जो राइट, हाँ जी राइट सर। बेटा यहां पर मैंने क्या किया देखें, इसके अंदर ये किया है कि टोटल कार्बन कितने थे मुझे बताओ एल्डिहाइड में? 5 ना? जी सर 5 सर। पहले तो हम 4 की ब्रांचिंग कर रहे थे, जब 4 की ब्रांचेस पूरी होगी फिर मैंने 3 कार्बन का एल्डिहाइड बनाया, जो 2 कार्बन कम थे उसको मिडल वाले कार्बन पर लगा दिया, ऐसे करके जी सर, ये बन गया ना एल्डिहाइड। तो बेटा मैं जो बता रहा था कि ये तो 4 बने, पांचवा कहां से बनेगा कि ये जो 2 मिथाइल ब्यूटानल है इसके अंदर कायरल कार्बन है, तो एक इसका मिरर इमेज भी होगा, तो इसको आपने 2 काउंट करने, तो ये बेटा 1 2, ये तीसरा, 2 3 हो गए, ये चौथा हो गया ना, चौथा, और ये पांचवा। बेटा क्या आंसर हो गया इसका? 5। सर इसमें 4 कार्बन है सर, ये आखिरी वाले में ये। बेटा अगर 4 है तो एक चेन बढ़ा दो ना बेटा, ऐसे कर दो, ये लो, अच्छा सही सही सही, ठीक है, आप एक चेन बढ़ा दो।
अब बेटा आगे आ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, द फॉलोइंग कंपाउंड आर फाउंड इन द सीवीड, विच कंपाउंड कुड बी शो बोथ सिस ट्रांस एंड ऑप्टिकल। देखिए सिस ट्रांस के लिए आपको मैंने कंडीशन बताई थी कि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, तो ए तो नहीं हो सकता ना भाई, नहीं हो सकता सर। डी भी नहीं हो सकता। सर क्या रूल बताया था? सिस ट्रांस के लिए बेटा लाजमी है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं उसके साथ डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। डिफरेंट। सर आंसर बी है। बेटा तो इसमें ना ऑप्शन ए है ना ऑप्शन डी है, ठीक है। अब आ जाए बी और सी पर। आपको अब ये भी देखना है कि सिस ट्रांस के साथ ऑप्टिकल भी होना चाहिए, तो बी और सी में देखें, बी में कोई कायरल कार्बन भी नहीं है, सी में सॉरी ये कायरल नहीं है जो डबल बॉन्ड बना रहा है, ये कायरल नहीं है डबल बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन कायरल नहीं है डबल बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन भी कायरल नहीं है क्योंकि दो सेम ग्रुप लगे हुए हैं। तो आपको बेटा खुद ब खुद पता चल जाएगा आंसर कौन सा होगा, बी। बी आंसर आपका बी है। लेकिन अक्सर बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर सेम ग्रुप्स हमें नहीं नजर आ रहे, तो देखें जब ग्रुप नजर ना आए ना, तो यहाँ ये देखें कि यहाँ पर हेलोजन नीचे लगा हुआ है और ये हेलोजेंस कहाँ लगे हुए हैं बेटा, ऊपर। तो ये आप अगर सेम ग्रुप ना भी नजर आए, तो अगर सेम फैमिली आपको नजर आ जाए कि दो हेलोजन फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, एक हेलोजन डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नीचे लगा हुआ है और दूसरा जो हेलोजन है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर लगा हुआ है, तो इसलिए ये सिस ट्रांस भी शो कर रहा है और यहाँ पर बेटा आपका ये कायरल कार्बन भी है, इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए भी। सर एक सेकंड सर, ये कायरल कार्बन देखना होता है हमने इसमें? देखिए दो क्वेश्चन में दो उसकी रिक्वायरमेंट है ना, कि आपने ऐसा कंपाउंड ढूंढना है जिसमें सिस ट्रांस भी हो, ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब है कायरल कार्बन भी हो। तो सिस ट्रांस यहां पर क्यों हमें पता चला, क्योंकि ए तो सिस ट्रांस नहीं शो कर रहा था और डी भी सिस ट्रांस शो नहीं कर रहा था क्योंकि डबल बॉन्डेड के साथ सेम थे। तो बी और सी में हमने बी को क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि बी में कायरल कार्बन। सही समझ आ गया। अब आगे आ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर जी बेटा, इसमें हम ये कैसे डिटरमिन करेंगे कि सिस है कि ट्रांस? इसमें तो सारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं। हाँ मैंने आपको ये बताया कि अगर फैमिली भी सेम हो ना बेटा, अगर वो ये कह देना कि बताएं ये सिस है या ट्रांस है, अब तो सारे डिफरेंट आपको एटम नजर आ रहे हैं, लेकिन आप अगर फैमिली को देखें कि ये हेलोजन फैमिली और ये भी बेटा हेलोजन फैमिली है, ठीक है, तो हेलोजन फैमिली ऑपोजिट साइड पर आ रही है, इस बेस पर आप तो सर बीआर भी तो हेलोजन है, तो ठीक है ना बेटा। नहीं बीआर तो इधर है ना, लेकिन इसके ऑपोजिट साइड पर तो कुछ नहीं है ना बेटा यहाँ पर। नहीं लेकिन अगर फैमिलीज को हम करें तो बीआर और दूसरी तरफ भी बीआर है, तो सिस भी हो सकता है। नहीं कहाँ पे बेटा, ये आपका बीआर है दूसरी साइड पर। अच्छा इस बेस पर कह रही है, यस ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा, सिस भी कह सकते हैं इसको। इसलिए तो बेटा उसने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, इसको सिस की पॉसिबिलिटी भी है और ट्रांस की भी है, लेकिन इसमें वो मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि सिस है या ट्रांस है। जब वो ये सिस ट्रांस पूछेगा तो वो आपको सेम ग्रुप्स लाजमी देगा, या अल्काइल दे सकता है बेटा, यहाँ CH3 कर दे, यहाँ C3H7 कर दे, फिर पूछ सकता है आपसे, क्योंकि ये दोनों अल्काइल फैमिली है। आप ठीक कह रही हैं बिल्कुल, ये दोनों साइड पर बीआर भी आ रहा है, इधर भी और इधर भी। अच्छा बेटा नेक्स्ट आ जाए इधर। ये क्वेश्चन बेटा बहुत कम बच्चे हैं जो ठीक करते हैं, इसको जरा आप स्टेटमेंट पढ़ें, अक्सर बच्चों को स्टेटमेंट समझ नहीं आती। पेंटेन इज रिएक्टेड विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। A compound R found in the product. R has the molecular formula C5H10Cl2. अच्छा बेटा देखिए, पेंटेन का रिएक्शन हुआ ना जब क्लोरीन के साथ, तो ये बना है C5H10Cl2, मतलब सब्स्टिट्यूशन 2 दफा होगी। क्लोरीन ने 2 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया। वो कह रहा है कि जो ईच मॉलिक्यूल ऑफ R है उसमें एक कायरल कार्बन है। आपने ये बताना है कि अगर इस C5H10Cl2 में एक कायरल कार्बन है तो बताएं इन दोनों क्लोरीन्स की पोजीशन क्या होगी। पहले क्वेश्चन समझ लें बेटा कि which two atoms of pentane chain could be bonded to chlorine atom in this isomer। आपने ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है कि 2 क्लोरीन्स को आप कार्बन के साथ इस तरीके से अटैच करें कि एक कायरल कार्बन आपको मिले।
बेटा इसको हम यहाँ कर लेते हैं, C5H10Cl2 है ना, इसको हम यहाँ पर ड्रॉ करके देखते हैं। C5H10Cl2 रिक्वायरमेंट क्या है कि 1 कायरल होना चाहिए, बस 2 नहीं होने चाहिए। ये 5 कार्बन ड्रॉ करते हैं मेरे, 1 2 3 4 5। बेटा अगर मैं ऐसे करूं ना कि डिफरेंट कार्बन पर 2 क्लोरीन्स लगा दो एडजेसेंट पर, तो आप देखेंगे कि यहां पर आपको 1 कायरल कार्बन नहीं मिलेगा, 2 मिलेंगे। जरा चेक कीजिएगा। अगर मैं बेटा इस कार्बन को देखूं तो इस कार्बन के साथ कितने ग्रुप हैं, 1 2 3 और ये 4। ये कार्बन कायरल हो गया ना बेटा, एक कार्बन तो ये आपको कायरल नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ अगर आप देखें दूसरा कार्बन भी आपको कायरल नजर आ रहा है, ये वाला बेटा। इसके साथ देखें ये एक ग्रुप, ये दूसरा, ये तीसरा मिथाइल और ये चौथा ये। तो ये स्ट्रक्चर तो गलत है। वो कह रहा है ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं जिसमें एक कायरल हो। तो अब उसका आसान सा तरीका बेटा ये है कि हम एक क्लोरीन को क्या करें, किसी एडजेसेंट कार्बन, किसी टर्मिनल वाले कार्बन पर डालें। फॉर एग्जांपल सर अगर लेफ्ट मोस्ट मिथाइल को अगर हम इस कार्बन के साथ ब्रांच पे लगा दें फिर बेटा अभी चेक कर लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मेरा ख्याल है उसने ये साथ में वो तो नहीं कहा कि आपने कोई ब्रांच नहीं बनानी। अभी मैं उसको भी देख लेता हूँ, लेकिन पहले हम देखते हैं कि एक कायरल कैसे बन सकता है। अगर बेटा इसको ऐसे करें और इसको हम यहां ऐसे लगाएं, अब जरा देखें कि एक कायरल हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा। जी बेटा अब बताएं कि ये कार्बन तो कायरल होगा ना बेटा, एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, एक मिथाइल और एक ये। क्या कोई और कार्बन भी कायरल है? जरा चेक करें इस स्ट्रक्चर में जो भी हमने बनाया है। हाँ जी बेटा, कोई और कायरल कार्बन तो नजर नहीं आ रहा ना बेटा। ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है। सेम ग्रुप लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन। इसलिए अब आप इन क्लोरीन्स की जरा पोजीशन बता दें, किस कार्बन पे हैं। कहां से काउंटिंग करेंगे जहां से क्लोरीन जल्दी आ रहा है? 1 2 3 4 सर। बेटा एक आ रहा है 104 पर। देखते हैं इसने दिया हुआ बेटा ऑप्शन ये 1 and 3 नहीं, इसने इस तरह का कोई ऑप्शन दिया। चलें और भी कोई पॉसिबिलिटी अब चेक करते हैं बेटा। 1 and 5, 1 and 3 चेक कर लेते हैं बेटा। ये भी आप मेरा ख्याल है 1 and 3 पर भी आ सकता है। 1 2 3 4 5, एक क्लोरीन 1 पर लगाएं, एक 3 पर लगाएं बेटा। अब भी देखिए आपके पास एक ही कायरल आएगा, चेक कर लीजिएगा। हाँ जी बेटा, एक कायरल कार्बन आपको नजर आ रहा है क्या? मोर देन 1 कायरल है इसमें? एक कायरल है, एक। तो 1 और 3। अच्छा हम बेटा कोई और ऑप्शन भी चेक करते हैं उसका, ताकि आपने जब एग्जाम में करना होगा तो आपको श्योरिटी हो कि आपने ठीक किया। 1 और 3 में देखें, अगर हम ये ड्रॉ करते हैं तो एक कायरल है। अगर हम इसके अलावा कोई और ऑप्शन लेते हैं, सपोज हम ये ले लेते हैं जी 1 and 5। अगर 1 and 5 लेंगे तो क्या होगा? बड़ा क्लियर है, ये तो कोई भी कायरल नहीं होगा। देखें 1 and 5 लेते हैं ना, अगर एक क्लोरीन 1 पर लगाते हैं और एक 5 पर, तो आप देख लेंगे अब इसमें कोई कायरल नहीं है। इसलिए ये हम स्ट्रक्चर नहीं ले सकते बेटा। आपने ऐसा स्ट्रक्चर सिलेक्ट करना है जिसमें कम से कम एक कायरल कार्बन हो। अच्छा बेटा, ब्रांचेस वाली कौन बच्चा बात कर रहा था? ब्रांचेस वाली मैं भाई। आप अगर ब्रांच बनाएंगे ना बेटा, तो देखिए इसी में से ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है। आप जरा चेक कर लें, आंसर 1 ही रहेगा बेटा, 1 and 3 ही आएगा। ठीक है सर। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को भी थोड़ा सा हमें टाइम देना होगा। मैं इसको स्लिप कर लूं यहां से। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट जरा देखें जी। इसका ताल्लुक भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से है। 10:30 फिजिक्स की क्लास है हमारी। बेटा चले जाएं, मेरी बात। अब यहाँ मैं केमिस्ट्री की भी तो क्लास ले रहा हूँ ना। अगर आपने कल टेस्ट तैयार है तो आप चले जाएं। कल एमसीक्यूज में आपसे पूछूंगा ज़्यादा। सर सबकी क्लास है सर, उनसे भी पूछ लो। अच्छा बेटा, अब जरा देखिए कि सर मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा इस क्वेश्चन में। अच्छा बेटा बस इधर दे, जिन ने बेटा फिजिक्स की लेनी है वो ले लें। अब इस क्वेश्चन के अंदर व्हेन हीटेड विद क्लोरीन द हाइड्रोकार्बन 2 पहले उसका नाम समझ ले बेटा, इसका नाम उसने कैसे दिया है।
ये देखें, ये कार्बन 2 पर 2 मिथाइल लगे हुए हैं, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। इसका वो रिएक्शन कर रहा है Cl डॉट के साथ, राइट। अब Cl डॉट के पास ना बेटा ये ऑप्शन है कि Cl डॉट क्या करेगा, ये जो कार्बन्स है ना, इन कार्बन्स में से किसी भी हाइड्रोजन से रिएक्शन कर जाएगा। इससे भी कर सकता है, इससे भी कर सकता है, इससे भी और इससे भी, किसी भी कार्बन के हाइड्रोजन से रिएक्शन कर सकता है Cl डॉट, और आपके पास क्या बनाएगा, वो X डॉट बना देगा। फिर आपका ये जो हाइड्रोकार्बन है ये बेसिकली फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। वो बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि X डॉट आपके पास कितने टाइप्स का बन सकता है। तो इसके लिए बेटा मुझे वर्किंग करनी होगी, मैं जरा नीचे आपको दिखाता हूं। देखें, आपको मैं ये बता दूं कि जो 3 मिथाइल ग्रुप्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये आइडेंटिकल हैं। Cl डॉट इनमें से किसी के साथ भी रिएक्शन करेगा तो आपके पास सेम प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन इसको फिर भी देख ले कैसे। सपोज करते हैं बेटा कि आपका जो Cl डॉट है वो इस कार्बन के हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, सपोज, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो ये बनेगा CH3 CH2 CH3 CH2 डॉट एंड CH3। अब मैं आपको पहले इसमें बता दूं कि आपने लॉन्ग चेन वो सिलेक्ट करनी होगी जिसमें फ्री रेडिकल आ रहा होगा। फ्री रेडिकल जिसमें आएगा वो लॉन्ग चेन होगी आपकी। और ये ब्रांचेस देख ले किस कार्बन पर आ रही है, कार्बन 2 पर आपको 2 ब्रांचेस नजर आ रही है। दूसरी पॉसिबिलिटी चेक कर ली, अगर तो ये Cl डॉट इस कार्बन के साथ रिएक्शन ना करे, इस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करें, तो फिर डॉट इस कार्बन पर आएगा ना, तो वो भी पॉसिबिलिटी देख ली। CH3 CH2 CH3 CH3 and CH2 dot. Select the longest chain which contain free radical. ये ले ली। ब्रांचेस आप देख ले बेटा, कार्बन 2 पर 2 आ रही है। ऊपर वाला स्ट्रक्चर और नीचे वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, नेम उनके सेम है। इसी तरीके से अगर ये क्लोरीन इस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ बेटा रिएक्शन करता है तो अगेन आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम बनेगा। इसलिए आपको जो यहां चीज मैंने समझानी है वो ये, अब देखें ना यहां पर डॉट आ रहा है और ये आपकी लॉन्ग चेन है। अब बेटा जो आपको मैंने चीज समझानी है वो ये कि ये तीनों जो मिथाइल ग्रुप्स थे ना, इनकी सेम पोजीशन है। तो ये Cl डॉट जिस मर्जी के साथ रिएक्शन करे आपके पास एक तरह का प्रोडक्ट बनेगा। ये तीनों एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। कैसे? जब इनके साथ नेक्स्ट स्टेप में क्लोरीन लगेगा ना, तो आप देखेंगे इसको नाम आप देंगे 1-chloro-2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अगेन सेम नाम 1-chloro-2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो इसलिए इन 3 मिथाइल्स की वजह से एक आइसोमर बनेगा। दूसरा आइसोमर कब बनेगा? जब ये Cl डॉट इस कार्बन के हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा। तो अब आपके पास एक डिफरेंट आइसोमर बेटा बनेगा, वो मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूं। ये Cl डॉट अगर इस कार्बन के हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो आपके पास बनेगा CH3 CH डॉट और CH3 CH3 एंड CH3। इस दफा देखिएगा नाम भी आपको डिफरेंट मिलेगा क्योंकि अब काउंटिंग वहां से करनी है जहां से फ्री रेडिकल जल्दी आ रहा है। तो आपको ये होगा 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। और बेटा ये आपके पास दूसरा आइसोमर बना। तीसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि Cl डॉट इस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर ले। तो इसलिए कितने आइसोमर बेटा आपके पास, कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी X डॉट की? 3 सर। जी बेटा बताएं, X डॉट की कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी? 3 सर, 2 पॉसिबिलिटीज बेटा आपके पास बनेंगी। ठीक है सर थर्ड सर, मैं एक सवाल है। जी बेटा। सर ये मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज नहीं है कि इथाइल के दोनों में से किसी एक कार्बन के साथ लग जाए? क्या बेटा फिर जरा पूछें, फिर पूछें। सर ये इथाइल में 2 कार्बन आते हैं ना, तो उसके पहले वाले कार्बन फ्री रेडिकल बन जाए, दूसरा वाला फ्री रेडिकल बन जाए। ये दोनों अलग अलग पॉसिबिलिटीज नहीं है? तो मुझे मतलब आप ये कह रहे हो कि पहले वाले में, एक मिनट, पहले वाले स्ट्रक्चर में बेटा ये जो मैंने बनाया है इसमें मैंने डॉट इधर डाला है, ये जो मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ। दूसरे वाले में मैंने इधर डाला है डॉट। ये आप कह रहे हो अलग पॉसिबिलिटीज है? नहीं सर, एक इथाइल ग्रुप भी है ना। हाँ हाँ, उसमें 2 कार्बन है। बिल्कुल। इन दोनों में से कोई भी बन सकता है फ्री रेडिकल।
देखो ना, इसमें से अगर यहां पर डॉट लगा है ना, तो वो तो मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ये वाला, ठीक है। अगर बेटा इस कार्बन पर लगेगा तो ये यहां पर डॉट आएगा, इसका क्या नाम बनेगा, 2-chloro-3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन ना। जी और सर। अगर बेटा अगर इसके साथ करता है मिथाइल वाले के साथ, तो फिर क्या नाम होगा, 1-chloro-3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो ये दो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे या सेम बनेंगे, अगर CH2 वाले हाइड्रोजन से करेगा या CH3 वाले हाइड्रोजन से करेगा? डिफरेंट बनेंगे सर। डिफरेंट बनेंगे। तो ये तीन के अलावा आप मुझे ये बताओ कि चौथी कैसे बन सकती है? चलो सर मैं यही कह रहा था कि तीन होंगी। तीन होंगी बेटा, चौथी नहीं होंगी, तीन ही होंगी बिल्कुल। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन में ना आप मुझे जरा बताएं कि, चले पहले मैं आपको आंसर बताता हूं, फिर आपसे पूछता हूं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। व्हाट इज ट्रू फॉर एवरी न्यूक्लियोफाइल? क्या आंसर है जी इसका? व्हाट इज ट्रू फॉर एवरी न्यूक्लियोफाइल? सर इट इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल। आप लोगों को बेटा मुझे तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट से प्रॉब्लम है, आप लोगों को है या नहीं? देखें, जनरली लोन न्यूक्लियोफाइल के ऊपर लोन पेयर होता है। क्या मुझे आप कोई ऐसी एग्जांपल बता सकते हैं कि जो ऐसा न्यूक्लियोफाइल काम करे और उसके पास लोन पेयर ना हो? एल्कीन, बेटा एल्कीन को क्या हम कहते हैं बताएं जरा? एल्कीन न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है? यस सर। क्या लोन पेयर है? आप यहां पर नजर आ रहा है लोन पेयर? नहीं बेटा ये आपने मतलब कैम्ब्रिज के पॉइंट ऑफ व्यू से चले आप लोन पेयर याद रखें, लेकिन हर न्यूक्लियोफाइल के ऊपर लोन पेयर का होना मस्त नहीं है। पाई बॉन्ड भी अगर सेम एटम्स के दरमियान हो तो वो भी एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है। लेकिन ये बात ठीक है कि जनरली जो ज्यादातर न्यूक्लियोफाइल होती है, जिस तरह Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, उनके पास लोन पेयर होता है। अच्छा बेटा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका आंसर यही है, इट हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने ये याद रखना है। ये आप या फिर ये समझ लें कि दिस इज द एक्सेप्शन। अगर आप एल्कीन को निकाल दें ना, एल्कीन को, या सेम एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड वाले कॉन्सेप्ट को निकाल दें, फिर हर न्यूक्लियोफाइल के पास लोन पेयर होता है। तो इसको आप फिर एक्सेप्शन समझ लें। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 14 देखें। हाउ मेनी आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो with formula C4H8 have structure that involve pi bonding? बेटा आपने C4H8 के स्ट्रक्चरल भी बनाने, स्टीरियो भी बनाने, और उसमें पाई बॉन्ड भी रहना चाहिए। मतलब ये नहीं हो सकता कि आप रिंग बनाकर बैठ जाए। अगर आप रिंग बनाएंगे तो ये वो आइसोमर काउंट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें आप पाई बॉन्ड नहीं आ रहा। वो कह रहा है पाई बॉन्ड भी रखना है और आपने स्ट्रक्चर और स्टीरियो बनाने हैं, ये काउंट वो कंसिडर नहीं करेगा। बेटा याद रखें, जब भी कोई डबल बॉन्ड वाला आ जाए ना, तो स्ट्रक्चरल के अंदर पोजिशनल वगैरह तो आप बनाएंगे, लेकिन सिस ट्रांस का कॉन्सेप्ट फौरन आपके जहन में आ जाना चाहिए कि सिस ट्रांस के यहाँ चांसेस होंगे। तो C4H8 को देखें, अगर हम इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। कैलकुलेशन वाले सवाल हैं सर। क्या बेटा? सर ये तो मोस्टली कैलकुलेशन टाइप है, जिसमें हमें ड्रॉ करके सारा करना पड़ता है। आपने तो कहा था इससे 4 से 5 आते हैं हर पेपर में। ओ भाई ये टॉपिकल भी है ना, ये ईयरली थोड़ी है अब्दुल्ला यासीन। ठीक है सर। ये वही क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं जो आइसोमर्स हैं, इसलिए तो आपको ये लग रहा होगा, वहां तो इस तरह थोड़ी होगा एग्जाम में। अच्छा ये देखो बेटा, ये ब्यूट 1 इन, ये ब्यूट 2 इन। अच्छा इसके बाद आगे आ जाए जी। उसने कहा है कि आपने स्ट्रक्चरल बनाने हैं। स्ट्रक्चरल में आपको बताया ना कौन कौन से होते हैं, पोजिशनल आइसोमर, पोजिशनल के फंक्शनल ग्रुप की पोजिशन मैं चेंज कर चुका हूं। चेन आइसोमर भी बनाए जी। चेन आइसोमर कैसे बनेगा? 4 कार्बन को तोड़कर 3 कार्बन की चेन बनाए, एक डबल बॉन्ड ड्रॉ कर, ये चेन आइसोमर भी होगा। आपके ख्याल में कितने आइसोमर होने चाहिए जी? मुझे तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में तो 3 बन रहे हैं। स्टीरियो में सिस ट्रांस बनेगा बेटा, कैसे बनेगा जरा देखिएगा अभी। सर 4 है आंसर। मैं बताता हूँ। पहला तो हो गया ना बेटा ब्यूट, पहला तो हो गया ब्यूट 1 इन। दूसरे का नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपीन। तीसरा जो है ना, इसका नाम है ब्यूट 2 इन, लेकिन इसको आप अभी कंसीडर ना करें ब्यूट 2 इन को। क्यों? क्योंकि इसी से तो आपने सिस और ट्रांस बनाने हैं। एक बनेगा सिस ब्यूट 2 इन और एक बनेगा ट्रांस ब्यूट 2 इन। तो बेटा अब आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि आपने ब्यूट 2 इन को यहां पर यूज कर लिया। तो 1 2
3 4। तो टोटल कितने आइसोमर आपके बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं बेटा C4H8 के। उसने कंडीशन क्या लगाई थी कि डबल बॉन्ड रहना चाहिए। एक ब्यूट 1 इन बनाया हमने, ब्यूट 2 इन जो था उसका सिस और ट्रांस बना दिया, तो उसको 2 दफा काउंट करेंगे, सिस अलहदा ट्रांस अलहदा। और चौथा आइसोमर हमने बनाया बेटा 2 मिथाइल प्रोपीन। क्लियर होगा बेटा? आगे चलें। यस सर। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। कार्बन एनाइन, कार्बन एनाइन वो होता है जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो, कार्बोकेटाइन वो होता है जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो। तो कार्बन एनाइन इज एन ऑर्गेनिक आइन इन विच कार्बन एटम हैज अ नेगेटिव चार्ज। अच्छा उसने बताया आगे, ठीक है। और कार्बोकेटाइन पर पॉजिटिव। बेटा कल ये पढ़ा है इसलिए इसका आंसर जल्दी से देना है आपने। व्हाट इज इन्वॉल्व इन द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन बिटवीन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 2-bromo 2-methyl butane। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं भाई। 2-bromo 2-methyl butane का स्ट्रक्चर देखें। उसने कहा है कि 2-bromo 2-methyl butane। अब बेटा देखिए इसके अंदर 4 कार्बन है, कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल भी लगा है, ब्रोमीन भी। तो बताएं ये टर्शरी है, कौन सा हैलोजन एल्केन है ये? जी बेटा टर्शरी है कि नहीं? टर्शरी है। आपको पता है कल इसका जब मैंने आपको मैकेनिज्म कराया था बेटा SN1, तो ये आपको बताया था कि न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर ना अटैक नहीं कर सकता है इस कार्बन पर, बल्कि ग्रुप्स की वजह से। तो क्या होगा? आपको बताया था कि जो ही आप इसको पोलर सॉल्वेंट पे डिसॉल्व करेंगे तो बॉन्ड हेट्रोलिटिकली टूटेगा और आपके पास कार्बोकेटाइन बन जाएगा। CH2 CH3, यहां CH3, ये भी CH3। बेटा क्या हुआ है? आप यहां पर 2 चीजें नोट करें, बॉन्ड हेट्रोलिटिकली टूटा है और कार्बोकेटाइन बना है, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन पढ़ लें। What is involved in the mechanism of the reaction between aqueous sodium hydroxide and 2-bromo 2-methyl butane? बॉन्ड होमोलिटिकली टूटेगा या हेट्रोलिटिकली? जरी बात है हेट्रोलिटिकली, तो C और D तो रॉन्ग हो गया। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होगी और फिर OH किसके ऊपर अटैक करेगा? कार्बोकेटाइन बना था या कार्बो एनाइन बना था बेटा हमारे पास? केटाइन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखें, which stage in the free radical substitution of methane with chlorine have the lowest activation energy? बेटा आप इसमें से ये देखें कि सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सा हो रहा होगा आपके ख्याल में? सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सा है? बी। क्यों बेटा? आपको पता है फ्री रेडिकल्स आर वेरी मच रिएक्टिव। फ्री रेडिकल्स जो है ना बहुत रिएक्टिव होते हैं, तो इनका रिएक्शन सबसे फास्ट होगा क्योंकि दोनों ही फ्री रेडिकल्स हैं। स्लो कौन सा होगा? स्लो होगा डी वाला। डी सबसे स्लो होगा क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग है, और बी सबसे फास्ट होगा क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन है और फ्री रेडिकल्स हैं, बड़े रिएक्टिव हैं। तो जो रिएक्शन बड़े फास्ट होते हैं ना, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 17, विच कंपाउंड एग्जिबिट स्टीरियोआइसोमेरिज्म? स्टीरियोआइसोमेरिज्म से मुराद 2 चीजें हो सकती है, सिर्फ सिस ट्रांस की तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए, ऑप्टिकल आइसोमर कायरल भी आपको देखना होता है। बेटा इसका हम डायरेक्ट आंसर लेकर उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। आंसर इसका बी है ना, तो इसी को एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे है। बी का जरा स्ट्रक्चर देखें जी, कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है। 1 2 3, कार्बन 1 के साथ 3 हाइड्रोजन है। इसको हमेशा इस तरह ओपन करके फिर आपने बताना है। कार्बन 2 के साथ 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, कार्बन 3 के साथ 2 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन। बेटा कायरल कार्बन है इसमें या नहीं है? सेंटर वाला है सर। ये ऑप्टिकल, ये आपको ऑप्टिकल आइसोमर शो करके देगा, तो यही आपका आंसर है। इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर, हाउ मेनी आइसोमर आर देयर ऑफ C2H2Br2? अच्छा बेटा इसमें देखें कि C2H2Br2, आपको ना पहले ये सोचना है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसमें या नहीं। तो मैं इसकी बच्चों को निशानी ये बताता हूँ। 1 मिनट के लिए ब्रोमीन को हाइड्रोजन कंसीडर कर लें, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। H2 तो पहले से ही है, Br को भी 1 मिनट हाइड्रोजन बनाए तो C2H4। तो आपको आइडिया हो जाएगा यहाँ पर C2H4 तो एल्कीन का फॉर्मूला है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर होगा। अब आपने क्या करना है जी, इनके आइसोमर। पहला तरीका तो बेटा ये है कि दोनों ब्रोमीन को आप एक ही कार्बन पर लगा देना,
ये एक आइसोमर आपका बन गया। दोनों ब्रोमीन्स को बेटा मैंने क्या किया है, एक ही कार्बन पर लगा दिया। मैं इसको नीचे ड्रॉ कर देता हूं। तो पहला आइसोमर ये है। दूसरा आइसोमर बेटा अगर मैं इस तरह करूं, इसके सिस ट्रांस बनाऊं, सिस ट्रांस ऐसे, एक ब्रोमीन नीचे एक ब्रोमीन ऊपर, ये सिस, ये हो गया ट्रांस हो गया, और इसी का सिस बना लूं, दोनों ब्रोमीन सेम साइड। इसके अलावा देखिए कोई ऑप्शन नहीं होगा, तीन ही बनेंगे। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि दो कार्बन है, ब्रांच आप बना नहीं सकते, डबल बॉन्ड की पोजीशन को शिफ्ट नहीं कर सकते। हेलोजन से ही आपने बेटा वो करना है। तो हेलोजन को हमने क्या किया है, एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन लगा दिए, और दूसरे केस में क्या किया, हेलोजन्स को दोनों कार्बन पर लगाया और उसके सिस ट्रांस बनाए। तो टोटल आइसोमर्स। अच्छा बेटा नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 19। Including the structural and stereoisomer, how many isomeric products are produced when alcoholic KOH react with 2-chlorobutane? बेटा इसको इस पे कर लेते हैं। 2-chlorobutane और KOH का रिएक्शन है। टू क्लोरोब्यूटेन और इसका बेटा रिएक्शन है किसके साथ, KOH के साथ। और वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है साथ में कि इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो हाउ मेनी आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है बेटा, रिएक्शन तो आपको पता है कि ये OH क्या करेगा, Cl को रिप्लेस कर देगा। तो CH3 CH2 COH CH3 and H, ये आपके पास बेटा बन रहा है। एक तो बड़ा क्लियर है, आपको इसमें नजर आ रहा है कि ये आपका कायरल कार्बन है, क्योंकि इसमें चारों ग्रुप डिफरेंट है। बड़ा कायरल कार्बन होने की वजह से इसके दो तो मिरर इमेज ही बन जाएंगे। ठीक है, पर अब हम ये देखते हैं कि वो रिएक्शन की सिर्फ आइसोमर पूछ रहे हैं या हम इसमें अरेंजमेंट खुद भी चेंज कर सकते हैं। जरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लें। How many isomeric products are produced when alcoholic KOH reacts with 2-chlorobutane? तो ये जो है एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा क्या? क्या नहीं होगा बेटा? तो इसमें तो अल्कोहलिक का है ना सर, ये तो एल्कीन नहीं बनेगा। बनेगा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। सॉरी बेटा, सॉरी, ये तो अल्कोहलिक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसको तो हमने एलिमिनेशन करनी है, एक्वस नहीं है। तो इसमें अब आप बिल्कुल ठीक है। अगर हम एलिमिनेशन करें ना बेटा, कल हमने ये रिएक्शन किया ना बेटा, कल भी क्लास में, तो उसमें आप ये देखें, एलिमिनेशन में आपको ये बताया था कि अल्फा कार्बन से आपने क्या निकालना है बेटा, हेलोजन। और इस केस में दो बीटा कार्बन है, एक राइट और एक लेफ्ट। पहले हम राइट वाले का देखते हैं। अगर राइट वाले से निकालेंगे तो आपके पास बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एक आइसोमर। अगर बेटा आप निकालते हैं लेफ्ट वाले कार्बन से हाइड्रोजन्स इस तरीके से, अब जरा बेटा देखिएगा, अब इसमें यहां से आप निकालते हैं तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। हाँ जी बेटा, ये जो स्ट्रक्चर बना है ना ब्यूट2ईन, इसको आप फिलहाल आइसोमर ना काउंट करें, इसके दो सिस ट्रांस बनाए, एक इससे सिस बनेगा, एक इसका ट्रांस बनेगा। तो टोटल आइसोमर कितने हो गए भाई? हाँ, अब बाज बच्चे क्या करते हैं, जिस तरह मैं यहां सोच रहा था कि हम OH की पोजीशन, बेटा अगर वो रिएक्शन का कहे ना, तो फिर आपने देखना होता है कि रिएक्शन के थ्रू जो बन रहे हैं, आपने फिर खुद नहीं बनाने, जो रिएक्शन के थ्रू पॉसिबिलिटीज हो रही होती हैं आपने उसी के अकॉर्डिंग बताना होता है। तो यहाँ देखिए, मैंने तो खुद कोई नहीं बनाया ना, जब आप इसका रिएक्शन करेंगे ना तो ये तीनों खुद ब खुद बनेंगे। मतलब इससे आपका ब्यूट1ईन भी बनेगा, सिस ब्यूट2ईन भी बनेगा और ट्रांस ब्यूट2ईन भी बनेगा। तो इसका आंसर हो गया बेटा 3। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ बेटा ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई।
और इसको जरा समझ लें। आपको मैं एक चीज इसके बारे में पहले बता दूं। बेटा आपके ख्याल में जो अल्कोहल्स हैं, मुझे पहले भी ज़बानी बताया, मैं इसको स्लिप कर रहा हूं। अल्कोहल्स जो होते हैं बेटा, अल्कोहल्स आर वीक एसिड। ये बात पहले ज़हन में रखिए। अल्कोहल्स क्या हैं? बहुत वीक एसिड हैं। और दूसरी बात बेटा ये ज़हन में रखें, अल्कोहल्स इतने वीक एसिड हैं कि वो कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज नहीं करवा सकते और जो बेसिस है उनके साथ भी रिएक्शन नहीं कर सकते। बहुत ही वीक आपके पास अल्कोहल्स, वीक एसिड होते हैं। तो जितने भी अल्कोहल होंगे ना, अगर आप इसका बेस के साथ रिएक्शन, बेटा मैं ये कह रहा हूं जो अल्कोहल्स हैं उनका जब आप बेस से रिएक्शन करवाते हैं तो नो रिएक्शन। अल्कोहल्स बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते। अब्दुल्ला यासीन, आप आवाज आ रही है? जी सर। जबकि जो अल्कोहल्स होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। सोडियम मेटल से रिएक्शन कर जाएंगे, लेकिन किससे रिएक्शन नहीं करेंगे? बेस से नहीं करेंगे। क्यों? रीजन क्या बताइए? कि ये बहुत वीक एसिड होते हैं। ठीक है बेटा। जबकि इसके मुकाबले में जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, एथानोइक एसिड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं और वो सोडियम मेटल के साथ भी रिएक्शन करते हैं। अब जरा देखें, जब भी रिएक्शन होता है ना बेटा बेस के साथ या मेटल के साथ, तो होगा क्या? CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये O नेगेटिव बन गया ना, क्योंकि H निकल गया। ठीक है, साथ में हाइड्रोजन गैस बन जाती है ना, H2। इसी तरीके से बेटा NaOH के साथ जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन हो जाता है कि Na इस H को रिप्लेस कर देता है। CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव और साथ में वाटर। इसी तरह अल्कोहल का जब रिएक्शन होता है बेटा सोडियम मेटल के साथ, तो CH3 CH2 O नेगेटिव Na पॉजिटिव और साथ में हाइड्रोजन गैस। लेकिन अल्कोहल का रिएक्शन NaOH के साथ नहीं होता। अब जरा क्वेश्चन पर आ गए। क्वेश्चन वो कह रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड J रिएक्ट विद सोडियम टू प्रोड्यूस एन ऑर्गेनिक आयन विद अ चार्ज ऑफ -3। कि J है एक ABCD में कोई एक J कंपाउंड है कि जब वो रिएक्शन करता है ना सोडियम के साथ तो -3 चार्ज आ जाएगा आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड पर। लेकिन J जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो फिर -1 चार्ज आता है। तो अब बेटा इसका मतलब ये हुआ, आपको पता है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो NaOH के साथ रिएक्शन करता है? ये बताएंगे, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो NaOH के साथ रिएक्शन कर सकता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। आप इसमें ढूंढें, ABC में ढूंढें कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो। एक A में कितने हैं? A में कितने कार्बोक्सिलिक एसिड? A में कितने हैं? अभी आपको एक की रीजन बताता हूं क्यों, लेकिन पहले बताएं ऑप्शन A में कितने कार्बोक्सिलिक एसिड? 2 हैं, इसको छोड़ देते हैं। ऑप्शन B कितने कार्बोक्सिलिक एसिड हैं? 1 है सर। 1 है। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। ऑप्शन C कितने कार्बोक्सिलिक एसिड हैं? 1 है सर। ठीक है ना। हम जरा ऑप्शन C को लेके चलते हैं, रीजन अभी आपको समझ आ जाएगी क्यों। ये देखें जी, ये है CH2OH, ये बेटा आपके पास CH देन OH और देन CH2 C डबल बॉन्ड OOH। पहले बेटा मैं इस तरह करता हूं, इसका रिएक्शन ना सोडियम से करवाता हूं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। सोडियम से, जब सोडियम से रिएक्शन करवाऊंगा बेटा, सोडियम क्या कार्बोक्सिलिक एसिड के H से रिएक्शन, हाँ जी बेटा, जब सोडियम से रिएक्शन करवाऊंगा तो सोडियम इस H को रिप्लेस करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर। अल्कोहल के H को करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो अब बेटा यहां से H निकाल दें, यहां से भी H निकालें, यहां से भी H निकालें, तो देखें O नेगेटिव CH2 CH O नेगेटिव CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव
सारे H निकाल दिए, कितना माइनस चार्ज आ रहा है? -3 चार्ज आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ जी बेटा, -3 चार्ज आया है या नहीं आया? जी सर। अब अगर मैं इसी का रिएक्शन NaOH के साथ करवाता हूं, भाई जी, क्या NaOH अल्कोहल के साथ करेगा रिएक्शन? नहीं। किसके साथ करेगा? सिर्फ कार्बोक्सिलिक के साथ। तो कितने -1 आएंगे? अब एक दफा आएगा ना जी। तो अब आपका आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? डी क्यों नहीं हो सकता? बी क्यों नहीं हो सकता? बी इसलिए नहीं हो सकता बेटा कि बी में आपके पास अल्कोहल एक दफा है, -3 चार्ज वहां पर नहीं आ सकता। -3 चार्ज वहीं पर आएगा जहां पर सोडियम जो है 3H को रिप्लेस कर सकता है। अगर मैं बी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, बी का स्ट्रक्चर जरा देखें, तो बी का स्ट्रक्चर इस तरह का है, C डबल बॉन्ड O, OH, फिर क्या है जी? CH, OH, फिर क्या है जी? CH2, C डबल बॉन्ड OH। बताएं, अगर मैं सोडियम का रिएक्शन करवाता हूं तो सोडियम एक इस H को रिप्लेस करेगा अल्कोहल वाले को और एक कार्बोक्सिलिक एसिड को। -3 आएगा, -2 आएगा? -2 आएगा सर। -2 आएगा। इसलिए ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी इज द आंसर। कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है? कॉन्सेप्ट ये है कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल वो सिर्फ सोडियम मेटल से रिएक्शन करता है, मेटल हाइड्रोक्साइड से नहीं करता। या इसके ऑपोजिट कॉन्सेप्ट याद कर लें कि जो मेटल हाइड्रोक्साइड है ना, पूरे ऑर्गेनिक में मेटल हाइड्रोक्साइड कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करेगा, अल्कोहल से नहीं करेगा। और ये माइनस का चार्ज क्यों आता है? क्योंकि वो सॉल्ट बन रहा होता है, इसको वो कह रहा है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये तो बड़ा आसान सा है, पाई सिग्मा बॉन्ड आपने काउंट करना खुद कर सकते हैं बेटा, मेरा ख्याल है कोई मसला नहीं है इसमें। आगे आ जाए, हाँ ये कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एन अल्कीन हैज द फार्मूला। अल्कीन का जरा फार्मूला बेटा मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं इसका, CH3 CH डबल बॉन्ड C R C2H5। इसको मैंने इकट्ठा कर दिया, CH2 CH3 को इकट्ठा लिख दिया। वो कह रहा बताएं, एन अल्कीन हैज दिस फार्मूला एंड डज नॉट पोजेसेस सिस ट्रांस आइसोमर, व्हाट इज R? R बेटा क्या होगा कि ये सिस ट्रांस शो नहीं कर सकेगा? R क्या होना चाहिए कि सिस ट्रांस ये शो ना करे? हाँ जी बेटा, देखिए सिस ट्रांस के लिए आपको बताया था ना कि डबल बॉन्डेड कार्बन के पास 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। तो अगर मैं इसको सेम कर दूंगा तो ये सिस ट्रांस शो नहीं करेगा। तो R को क्या रखूं इसमें से कि ये सेम हो जाएंगे? सर C2H5 रखते हैं। क्या रखूं? C2H5 सिंपल है, डी रख दूं। अगर R को मैं D रखता हूं यहां पर, मतलब R की जगह मैं लगा देता हूं C2H5, तो अब आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दोनों ग्रुप सेम लगे हुए हैं, इसलिए ये आपको सिस ट्रांस शो नहीं करके देगा। अच्छा नेक्स्ट सर एक मिनट, सर आपने क्वेश्चन नंबर 21 स्किप कर दिया था, वो मुझसे सही नहीं हो पाया था, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो समझ नहीं आया था। 21 ठीक है भाई, जो छोड़ा तुमने कहा वही कर रहे हैं सर। 21 या 22 भाई? क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा 21 तो बेटा हमने यार सारा मोमेंटम खराब कर दिया यार। जो 21 तो बेटा काफी दफा किया है, उसमें एस्टर का जब भी मैं एग्जांपल कराता हूं तो ये आपको कर नहीं, वो ये डिफरेंस था, ये मैंने मेरे दूसरे वाले सारे आइसोमर से ठीक हो गए थे, ये वाले गलत हुआ था। मैं बेटा जल्दी से मैं बना देता हूं, ये देखो जरा, सिर्फ 3 बन रहे थे, 5 ही बन रहे थे। नहीं बेटा मैं बना देता हूं। क्वेश्चन नंबर 21 बेटा इससे 5 नहीं 4 बनेंगे। ऐसे कुछ था सर, 3 लेकिन मुझसे बस सिर्फ चौथा ये नहीं होता। देखिए बेटा आपने आइसोमर बनाने हैं और उसमें एस्टर होना चाहिए, मतलब फंक्शनल ग्रुप आप चेंज नहीं कर सकते। तो 4 कार्बन है ना, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन CH3। एक ये हो गया बेटा आइसोमर, इसका नाम है मिथाइल प्रोपानोएट, मिथाइल प्रोपानोएट। दूसरा बेटा ये होगा, इसको मैं एक स्टेप पीछे ले जाता हूं, CH2 को आगे ले जाता हूं, तो CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन
CH2CH3, इसका नाम होगा, यहां से देखें, इसका इथाइल एथेनोएट। तीसरा बेटा ये होगा कि जो फंक्शनल ग्रुप है ना, इसको मजीद पीछे लेके जाता हूं और इस कार्बन को भी आगे निकाल लेता हूं। कैसे देखें, HC डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन CH2 CH2 CH3, इसका नाम क्या होगा, प्रोपाइल मेथेनोएट। अब बेटा चौथा इस तरीके से बनेगा ज़ुहैर कि जो प्रोपाइल है इसमें ब्रांचेस कर दो, HC डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन CH CH3 एंड CH3, इसका नाम मैंने आपको बताया था, आवश्यक याद ना रखें, आइसोप्रोपाइल मेथेनोएट। ठीक है बेटा, हो गया क्लियर, चारों हो गए ना? हाँ जी सर। और तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इसके जो ऑप्शन है इसमें ये 5 बॉन्ड्स कैसे हो सकते हैं, जो ये सही ऑप्शन है इसका डी पार्ट, इसके 5 बॉन्ड कैसे हो सकते हैं? चेक कर लेते हैं बेटा। इसके लिए बेस्ट ये है कि हम अगर इसको और ज्यादा ओपन करके बना लें तो ज्यादा अच्छा है। सर मैंने काउंट करे थे 25 सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं लेकिन वो 5 बॉन्ड कैसे? हाँ सर 5 बता दें। ये दूसरा पाई बॉन्ड है, ये आपके पास बेटा तीसरा पाई बॉन्ड है। तो ये क्या कह रहा है, आंसर क्या बता रहा है इसमें? सर 25 सिग्मा बॉन्ड डी पार्ट आंसर है, लेकिन मेरा जो कैलकुलेशन के मुताबिक है 25 सिग्मा बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड। वेट बेटा एक मिनट, इसको चेक कर लेते हैं। मार्किंग स्कीम में भी सर यही आंसर है, डी पार्ट एंड पाई। ठीक है बेटा, मार्किंग स्कीम में भी असल में जब वो कलेक्ट करते हैं उसमें, लेकिन सिग्मा आपके ही आ रहे हैं। हाँ सिग्मा बेटा सही आ रहे हैं, 25 ही आ रहे हैं। 1 2 बेटा, ये तो मेरा ख्याल है कि कोई इसमें एरर आया हुआ है। 5 पाई बॉन्ड हो नहीं सकते क्योंकि हमें नजर नहीं आ रहे सामने। आप सब क्या पता वो जो है 5 और 3 की पोजीशंस जो है, जो आंसर्स हैं उनमें शिफ्ट कर दियो गलती से। 5 जहां होना था 1। हाँ वो तो अब देखें, ये बिल्कुल क्लियर है, ऑब्वियस है कि इसमें आपको सर ऑप्शन डी जो है वो यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, जो पाई बॉन्ड है वो 5 नहीं है, ऑप्शन डी में 3 है, 25 और 3 है। ठीक है बेटा, ये 3 हो गया, 5 नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल क्लियर है कि हो नहीं सकता। अच्छा आगे चलते हैं बेटा। अब हम कायरल कार्बन, पर इसमें आपने वही कायरल कार्बन बताने आपको बता चुका हूं। जंक्शंस ये जो होते हैं ये कायरल बिल्कुल नहीं हो सकते, इनको क्रॉस कर दिया करें। हाँ यहां पर बेटा जरा सोचें इसके ऊपर, इस कार्बन के बारे में क्या ख्याल है? ये एक मिनट में इसको, ये जो बेटा कार्बन है इसके बारे में क्या ख्याल है? सर ये भी नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगा भाई? देखें एक साइड पर CH2 है सर, लेकिन और भाई उससे आगे भी जाया करो ना। अगर दोनों साइड पर CH2 है, आप यहां से इसको ऐसे देखो ना, देखो वेट, इसको आप ऐसे क्यों नहीं देख रहे कि यहां पर देखो CH2 देन CHOH, उससे आगे भी मूव किया करो ना। वहीं पर एक स्टेप क्यों देखते हो? यहां देखो CH2 ये इधर, ये दोनों साइड पर क्या डिफरेंट है या सेम है? हाँ जी अब्दुल्ला यासीन, ठीक है सर, डिफरेंट है। और यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, तो इसलिए एक तो कायरल आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। पर जिस रिंग के अंदर इस तरह लगा हो ना, अगर कोई फंक्शनल कोई उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट लगाओ, उसके कायरल के चांसेस होते हैं। एक ये हो गया। पर इसके बारे में क्या ख्याल है? ये भी तो कायरल होगा ना, एक H एक OH, एक ये देखिए ऊपर से और एक यहाँ से, ये डिफरेंट है। तो दूसरा आइसोमर आपको ये नजर आ रहा है। अच्छा बेटा आगे चलते हैं। इसमें इसके बारे में क्या ख्याल है भाई? ये H, ये एक नीचे ग्रुप है, इधर और इधर ये भी है बेटा बिल्कुल। तो इसमें आपको कितने कायरल नजर आ रहे हैं? अच्छा ये हो सकता है कायरल बेटा, ये कार्बन देखें, नो, क्योंकि इसमें एक H है, 2 मिथाइल आपको नजर आ रहे हैं, इसलिए ये कायरल नहीं हो सकता। तो इसमें टोटल कायरल कितने होंगे भाई? 3 ही, इससे ज्यादा नहीं है, 3 है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। High energy radiation in the stratosphere produces free radical from chlorofluoroalkane. Which free radical is most likely to result from irradiation of this compound? आपको मैंने कल भी बताया था कि जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड होता है ना, वो सबसे वीकर होता है क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। अब इस कंपाउंड को अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ बेटा, ऐसे नहीं इसको करते। कितने कार्बन उसको मार्क करें? 1
2 दो ही कार्बन है, एक कार्बन 1 के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक फ्लोरीन लगा हुआ है, एक क्लोरीन लगा हुआ है। कार्बन 2 के साथ 2 फ्लोरीन लगे हुए हैं, एक क्लोरीन लगा हुआ है। बेटा बताएं कि कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा? फ्लोरीन और हाइड्रोजन का तो नहीं टूटेगा, इनकी बॉन्ड लेंथ कम है। कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड टूटने के चांसेस हैं, तो कार्बन पर डॉट आएगा। आप वो ऑप्शन सिलेक्ट करें जिसमें एक क्लोरीन कम है। इसमें देखिए 2 क्लोरीन लगाए हुए ना, ये गलत है। नीचे वाले में भी 2 क्लोरीन लगाए हुए, गलत है। एक क्लोरीन जब निकल जाएगा तो आपके पास एक क्लोरीन बचना चाहिए, दोनों ही रिमूव हो जाने चाहिए। ये ठीक लग रहा है? ये गलत है बेटा। ऑप्शन सी ठीक है, क्योंकि देखें जब रेडिएशन इसके ऊपर फॉल करेंगी तो जो सबसे वीकर बॉन्ड होगा वो टूटेगा होमोलिटिकली और कार्बन पर डॉट आ जाएगा और वो बॉन्ड होगा क्लोरीन वाला। सर क्या पता दोनों टूट जाए। लेकिन उसने फ्री रेडिकल एक बनाया हुआ है ना बेटा, अगर दोनों टूटेंगे तो फिर फ्री रेडिकल 2 बनने चाहिए ना, 2 कार्बन पर डॉट आने चाहिए। उसने हर एक में एक कार्बन पर डॉट डाला हुआ, तो इसका मतलब है एक बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा बेटा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसको जरा कर लेते हैं, बस ये मेरा लास्ट क्वेश्चन करते हैं। CH3 एज एन इलेक्ट्रोफाइल। बेटा इसको मुझे वन नोट पे एक में स्निप कर लूं इसको। ये देखिए जी, CH3 एक है आपके पास इलेक्ट्रोफाइल, ऐसे होगा। CH3 एज अ फ्री रेडिकल का मतलब है डॉट के साथ होगा। CH3 न्यूक्लियोफाइल का मतलब है नेगेटिव के साथ। पहले तो ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। इलेक्ट्रोफाइल में पॉजिटिव होगा, कार्बन के ऊपर चार्ज, ये चार्ज भी कार्बन के ऊपर डाल देते हैं। अब बेटा देखिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि कार्बन के पास वैसे इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं? कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई बताएं? 4 ना? 4 सर। लेकिन +1 का क्या मतलब है? एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिए, 3 हाइड्रोजन को बेटा लगा दिया। बताएं जी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए जी CH3 फ्री रेडिकल के वैलेंस शेल में? 6। ए और बी में से कोई होगा। अब डॉट का मतलब क्या होता है? देखें, डॉट का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता कि कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड नहीं बना रहा, 3 हाइड्रोजन लगा दे। तो फ्री रेडिकल के पास बताएं CH3 डॉट के पास कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में? 7। ऑप्शन ए इज द आंसर। न्यूक्लियोफाइल CH3 नेगेटिव को चेक कर लीजिए। कार्बन के पास अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, एक इलेक्ट्रॉन इसने किया हुआ है गेन, माइनस साइन तभी आया ना, एक गेन किया हुआ है, और बाकी 3 हाइड्रोजन है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। सर ये फ्री रेडिकल वाला नहीं समझ आया मुझे। फ्री रेडिकल वाला देखें, फ्री रेडिकल में बेटा ये है कि कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो कि बॉन्ड ही नहीं बना रहा। मतलब इस डॉट का ये मतलब नहीं है इसने गेन किया बेटा, अगर गेन या लॉस किया होता ना इस पर पॉजिटिव या नेगेटिव साइन होता। क्या इस पर पॉजिटिव नेगेटिव साइन है? नहीं सर। इसका मतलब है कि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो कि बॉन्ड ही नहीं बना रहा। तो 1 2 3 4 3 हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं, 3 हाइड्रोजन आपने लगा दिए। और ये जो डॉट था वो आपका बेटा ये है जो डॉट है। सर डॉट मतलब ये बताएगा कि एक इलेक्ट्रॉन है मगर वो बॉन्ड नहीं बना रहा। बिल्कुल बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्ड नहीं बना रहा। ओके, फ्री रेडिकल है ना? फ्री रेडिकल है ना बेटा ये, ठीक है। सर एक दफा एक्सप्लेन करते हैं सर, फिर पिछली वन नोट में जाए। कौन सा वाला बेटा? वन नोट में जाके सर एक बार एक्सप्लेन करते हैं, समझ नहीं फ्री रेडिकल तो CH3 रेडिकल जी सर, ये समझो क्वेश्चन पर समझा दो। क्वेश्चन बेटा वो ये कह रहे हैं, हाँ मैं क्वेश्चन नहीं रीड किया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो CH3 इलेक्ट्रोफाइल, अच्छा CH3 इलेक्ट्रोफाइल का क्या मतलब होगा बेटा कि इसके ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव ना? जी सर। CH3 एज अ फ्री रेडिकल का क्या मतलब है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एक अनपेयर्ड, जी सर। और CH3 न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब है कि CH3 के कार्बन के ऊपर क्या चार्ज होना चाहिए? अब वो कहता है कि आप ये बताएं कि इनके जो आउटर मोस्ट शेल है ना उसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? CH3 इलेक्ट्रोफाइल में, CH3 डॉट में और CH3 नेगेटिव में। तो मैंने बेटा ये किया सबसे पहले सर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ वैलेंस शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैंने CH3 प्लस बनाना था ना, मैंने कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन पहले ड्रॉ किए, लेकिन मुझे CH3 प्लस ये बता रहा है कि लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है।
एक इलेक्ट्रॉन बटा जी दिया। सर कितने हाइड्रोजन है? अब बेटा देखें इधर क्या होगा कि आपके पास ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। बताएं कितने बेटा इसके पास इलेक्ट्रॉन आए हैं CH3 प्लस के पास? सर इससे डोनेट नहीं करेगा, 6 रह जाएंगे ना इसके पास। नहीं डोनेट क्या कह रहे हो बेटा, हमने इसका सर CH3 इससे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा ना बेटा। वो देखो आप जरा फिर सुनो, आपने पहले नहीं सुना, फिर सुनो। मैंने CH3 प्लस का स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं कार्बन से स्टार्ट कर रहा हूँ। कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन CH3 के ऊपर चार्ज क्या है बेटा? प्लस ना। तो प्लस का क्या मतलब होता है? लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने एक सर वही कह इलेक्ट्रॉन रहा हूँ मैं वही कह रहा अब आप 3 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी तो कंसीडर करो ना बेटा साहब। हूँ। जी सर जी टोटल में अब कितने मैं इलेक्ट्रॉन एक हो गए? इलेक्ट्रॉन से जी सर समझ आ गया। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? सर 6 होंगे। तो ये इलेक्ट्रोफाइल के पास 6। फ्री रेडिकल बेटा मैंने बनाया था। फ्री रेडिकल वो कैसे बनाया था? देखो मैंने इसमें ये बताया था फ्री रेडिकल में कि फ्री रेडिकल का मतलब होता है कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन गेन या यहाँ पर लूज नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन, बल्कि कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो कार्बन के मैंने 4 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किए और कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में यूज कर रहा है। ये तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा CH3 रेडिकल के पास? हाँ जी सुदेश, कितने इलेक्ट्रॉन है? सर ये 1 2 3 4 5 7 फिर 8 1 2 3 7 है। देखो 8 है या 7 है? सर नेगेटिव के पास या CH3 से फ्री रेडिकल के पास? बेटा फ्री रेडिकल का बता रहा हूँ यार, आप 7 है। और देखो जब मैंने न्यूक्लियोफाइल का बनाना है तो क्या करना है सर? 8 हो जाएंगे, एक ज्यादा हो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन तो बेटा इसके अपने हैं। माइनस का क्या मतलब है? इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया ना। जी सर। और 3 बाकी आप हाइड्रोजन ड्रॉ कर दें। 3 हाइड्रोजन आप 3 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हाँ बेटा मेरा इतना ही हम रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह मजीद बेटा इसकी प्रैक्टिस कर ले अभी, ठीक है।